वाले हैं फार्माकोलॉजी पेपर सॉल्यूशन 2023। इसके पहले हम पेपर सॉल्यूशन 2024 को ए टू जेड मतलब हर एक क्वेश्चन को 2024 का चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो पूरी तरह से हमने कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं आपको बता देना चाहते हैं, ठीक है। ये हो कारा भाई ये आप ठीक है, और सब वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन सबको आप देख लीजिए, ठीक। और सब वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन सबको आप देख के ही आइएगा, नहीं तो आपके लिए दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। तो क्या देख रखा, कैसे दे रखा, सब कुछ इस वीडियो में हम देखेंगे एकदम डिटेल में, ठीक है। तो ये आपके सामने रहा फार्माकोलॉजी का पेपर, ठीक है। अब इसमें कोड की बात की जाए तो 2606। अब देखा जाए तो चाहे आप किसी भी साल का देखा जाए तो 2606 आपका कोड पेपर होता है। क्या 2606 कोड पेपर होता है, ठीक। नंबर की बात की जाए तो टोटल 80 नंबर का होता है और टोटल 3 घंटा का होता है। ग्रुप में अपने अपने क्या कर दिए, इसे थोड़ा सा शेयर कर दिए जिससे अन्य लोगों भाइयों को भी थोड़ा सा मज़ा मिल सके, ठीक है। मतलब ऐसा है कि पढ़ाई ना से जो की तरह मजाक सा करिए, ठीक है। जैसे आप ऑर्केस्ट्रा देखने जाते हैं इस टाइम उसी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा फार्माकोलॉजी, टाइमिंग वगैरह सारा चीज़। अब हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। पार्ट ए में टोटल कितने क्वेश्चन रहते हैं, 7 क्वेश्चन रहते हैं कि नहीं, 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहता है। क्या लिख रखा है, पहला क्वेश्चन, आकाश राजपूत दिल से आपका गुड इवनिंग है, ठीक है। आप केवल बने रहिए मस्त तरीके से, ठीक है। क्या लिख रखा, एक्सप्लेन वेरियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, मतलब शरीर के अंदर हम किस किस तरह से दवाइयों को अपने अंदर इंटर कराते हैं यानी प्रवेश कराते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है। तो अब इसको आंसर हमारे पास सामने दिया गया, आपको प्यारा सा हेडिंग डालना है ऐसे, रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। अब रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है अपनी भाषा में समझिए, तब ये अपना ये समझिएगा। क्या लिख रखा, देखिए एक्चुअल में होता है जैसे आप दवा लिए, चाहे मुंह के द्वारा आप शरीर के अंदर डालें या इंजेक्शन के द्वारा डालिए या आप रेक्टल के थ्रू डालिए या क्रीम लगा लिए, तो ये सब बताओ किसी न किसी तरह से हमारे शरीर के अंदर काम कर रहा है। तो ये जो काम कर रहा है, ठीक है, एक्चुअल में ये जो काम कर रहा है उसी को रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। मतलब शरीर के अंदर किसी तरह से जाना चाहिए। तो यह लिखा है, रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा दवा को शरीर में प्रवेश कराया जाता है और किसी भी मेथड से आप शरीर के अंदर प्रवेश करा सकते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा, रोग के उपचार के लिए दवा को एक विशिष्ट चरण के माध्यम से, ठीक है, शरीर में दिया जाता है, उसी को रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। सिंपल सा क्या होती है, दवा लेते हैं, दवा को किसी भी रूट के द्वारा, किसके लिए, उपचार पर्पज के लिए यानी ट्रीटमेंट पर्पज के लिए हमारे शरीर के अंदर घुसाया जाता है यानी प्रवेश कराया जाता है, उस प्रक्रिया को ही रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, ठीक। ये हो गया आपके बारे में। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है आपके सामने, ठीक, यानी रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि किस किस तरह से आप शरीर के अंदर इंटर करा सकते हैं। पहला दे रखा तुम्हारे पास सिस्टमेटिक रूट होता है, दूसरा तुम्हारे पास क्या होता है, लोकल रूट होता है। सिस्टमेटिक रूट में तुम्हारे पास 2 आते हैं, एक तुम्हारे पास इंटरल रूट आते हैं जिसमें ओरल आता है, सबलिंगुअल आता है और रेक्टल आता है, बट इंजेक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसको इंटरनल रूट बोला जाता है। इसको थोड़ा सा इधर किया जाए भाई, उजाला नहीं सही से अब दिख रहा है, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इंटरनल रूट होता है, इसमें ओरल आते हैं। ओरल मतलब ऐसी दवाइयाँ जो मुंह के द्वारा अपने शरीर के अंदर लिया जाता है। सबलिंगुअल इसे शरीर के अंदर लिया नहीं जाता, एक्चुअली में जीभ के नीचे रख के इसका काम किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिख रखा है रेक्टल, रेक्टल भी तुम्हारे पास किसी रूट के थ्रू, ठीक है, यानी अपना जो एनस होता है, एनस के थ्रू हमारे रेक्टम में डाल दिया जाता है, ये रेक्टल थ्रू होता है। अब तुम्हारे पास पेरेंटल में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, आईबी होता है, इंट्रावेनस होता है, आईएम होता है जो हमारे पास मसल में लगाई जाती है, ये वेंस मतलब सीधे नस में लगाई जाती है। सब क्यूटीनियस मतलब क्या होती है, ऐसा चीज होता है जो तुम्हारे पास क्यूटीनियस नेचर का होता है, मतलब ऐसे चमड़ी लेते हैं और ऐसे लगा देते हैं, ठीक। अभी इसका एग्जाम्पल भी आप एमसीक्यू में देखेंगे, ठीक है। तो इनहेलेशन के थ्रू शरीर के अंदर लेना। ट्रांसडर्मल, सर आप लोग के लिए कितना मेहनत कर रहे हो, शुक्रिया, ठीक है। बिग ड्रीम, ये कौन है, बड़ा प्यारा प्यारा कमेंट लिखता बंदा, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बड़ा ही करिए तो लव यू बोलने लगे भाई ठीक है, लड़कियों से बोला जाता है अरे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास रूट ऑफ ड्रग्स। अब लोकल रूट तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जिसे तुम्हारे पास लिखा है, ठीक है, अंटमेंट हो गया, क्रीम हो गया, पाउडर हो गया, ये सब देखा जाए तो हमारे इसमें किया जाता है, ठीक है। और तुम्हारे पास कुछ सोल्यूशन होता है जो ऊपर ही प्रयोग किया जाता है, उसको लोकल रूट बोलते हैं,
ठीक, अब ये होगा, अब इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देने के अपना काम हो जाएगा। तो क्या लिखा है, सबसे पहले इंटरनल रूट, सबसे पहले आते हैं ओरल रूट। क्या होता है, इस रूट से, ठीक है, इस रूट में दवा को मुंह में प्रवेश करके यानी मुंह के द्वारा शरीर में प्रवेश कराया जाता है, उसे ओरल रूट बोलते हैं। ओरल रूट में मुख्यतः टैबलेट कामा कैप्सूल कामा सिरप आदि आते हैं। क्या क्या हो गया, ओरल रूट के द्वारा माउथ के, ठीक है, माउथ लिखा, माउथ के द्वारा शरीर में प्रवेश कराया जाता है। ओरल रूट में मुख्यतः टैबलेट हो गया, कामा कैप्सूल हो गया, कामा सिरप आदि आते हैं। ठीक है, इनका एब्जॉर्शन स्टमक में होता, मतलब यदि कोई कहेगा हमारे पास जो रूट ऑफ ड्रग्स का यानी एब्जॉर्शन कहाँ होता, सबसे ज़्यादा स्टमक में होता है। नेक्स्ट में आते हैं सब लिंगुअल, लिंगुअल से मतलब जीभ से रिलेटेड है। इस रूट के द्वारा आपकी वजह से फर्स्ट ईयर क्लियर हो गया, बहुत आशीर्वाद दीजिए, बहुत गजब भाई, आप सेकेंड ईयर की तैयारी आज से जम के करिए। इस रूट के द्वारा जीभ के नीचे, मतलब दवा को हम जीभ के नीचे रख लेते हैं, अपना काम हो जाता है। माउथ में तो क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है, मगर माउथ में धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाता है, होकर शरीर में अवशोषित हो जाता है। ये सब लिंगुअल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा रखा है यहाँ पर, ठीक है, रेक्टल रूट आता है। रेक्टल रूट क्या होता है, इनके बारे में हम आपको बताते हैं। रेक्टल रूट क्या होता है, ऐसे रूट जिसको हम एनस के थ्रू अपने शरीर के अंदर क्या कर देते हैं, दवा को इंटर कराते हैं, उसको क्या बोला जाता है बाबू, उसको रेक्टल रूट बोलते हैं। इस रूट में दवा को रेक्टम में प्रवेश कराया जाता है। जो पैर यानी लिखा, जो पेशेंट दवा ओरली नहीं ले सकता, ऐसे पेशेंट जो इंजेक्शन के थ्रू भी देखा जाए। अब इंजेक्शन क्यों, क्योंकि उनको डायबिटीज बहुत ज़्यादा है, इंजेक्शन लगाएंगे तो पकने का चांस रहेगा, ठीक, और मुंह के द्वारा ले भी नहीं सकते हैं, तो उनको रेक्टल खिलाया जाती दवाइयाँ, खिलाने मतलब डाली जाती शरीर के अंदर। पेशेंट द्वारा ओरल नहीं ले सकते तो उनको दिया जाता है। पैरेंटल रूट क्या होता है, इसमें इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। पैरेंटल रूट में हम दवा को इंजेक्शन में भरकर शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। ये आईएम हो सकता है, आईबी हो सकता है, सॉरी आईबी हो सकता है, इंट्रावेनस हो सकता है, इंट्रामस्कुलर हो सकता है, सब क्यूटेनियस नेचर का हो सकता है। इस रूट में दवा हमारे स्टमक तथा लीवर में यानी एब्जॉर्ब नहीं होती, इसमें सीधे लीवर उवर में नहीं जाएगी, सीधे ब्लड में चली जाएगी। अब टारगेट आर्गन पे पहुंचाना तो टारगेट आर्गन पे आराम से पहुंचा देता है, तो ये होता है। पैरेंटल रूट हमारे शरीर में 100% बायोएबिलिटी की तरह काम करता है। याद रखना, ये भी एमसीक्यू पूछा गया था, 100% बायोएबिलिटी किसकी होती है, तो पैरेंटल रूट। यदि पैरेंटल रूट नहीं रहे तो इंजेक्शन लिखा है तो उस पर आप टिक मार सकते हैं, ठीक। ट्रॉपिकल रूट के अंतर्गत आते हैं तुम्हारे पास। ट्रॉपिकल रूट मतलब आपको केवल एक्सटर्नल पर्पज में लगाना है। ट्रॉपिकल रूट में दवा को एक्सटर्नल यूज किया जाता है। इसके अंतर्गत क्रीम हो गया, अंटमेंट हो गया, जेल हो गया, लोशन आदि का उपयोग किया जाता है, ठीक है, आदि का उपयोग किया जाता है। इसमें ये क्रीम हो गया, अंटमेंट हो गया, जेल हो गया, लोशन, इन सब का उपयोग किया जाता है। यह रूट शरीर में, ठीक है, शरीर में स्टमक तथा लीवर में अवशोषित, ठीक है, अवशोषित नहीं होती है। क्या क्या होती है, दोबारा बता रहे हैं, यह रूट स्टमक तथा लीवर में अवशोषित नहीं होती। क्यों, क्योंकि देखा जाए तो स्किन पे लगाना। बताओ, क्रीम तुम यहाँ लगा रहे हो, चेहरे पे जो लगा रहे हो क्रीम, ठीक है, गोरहर होने खातिर, तो थोड़ी हमारे लीवर में जाके पेट में एब्जॉर्ब हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो उसको ट्रॉपिकल रूट बोला जाता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा ट्रांसडर्मल रूट। अब ट्रांसडर्मल रूट क्या होता है, इस रूट में दवा को त्वचा के माध्यम से प्रवेश कराया जाता है, यानी त्वचा के माध्यम से प्रवेश कराया जाता है। इसका सबसे अच्छा रोगी को सुविधाजनक तथा अनुपालन करना होता है। त्वचा मतलब क्या होगा, जैसे ट्रांसडर्मल मतलब स्किन के जस्ट नीचे थोड़ा सा क्यूटी उसमें डाल दिया जाता है, और ये बड़ा आसान होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने पहले क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्वेश्चन है, अब इसको हम पीडीएफ में इंटर करा देंगे, पीडीएफ में अच्छे तरीके से डाल देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। डिस्कस जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स एक्शन, मतलब हमारे शरीर के अंदर देखा जाए तो ड्रग्स एक्टिविटी यानी मैकेनिज्म कैसे फॉलो करता है, तो उसके लिए बहुत सारे स्टेप होता है, उसको आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। एंजाइमेटिक, ये हम इंग्लिश वर्जन में लिखे हैं, हिंदी वर्जन में आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा यदि आप पीडीएफ परचेज करते हैं तो इसमें, क्योंकि हम इसमें 4-5 क्वेश्चन छोड़ेंगे भाई, ठीक है। जो हमारे पास बंदे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, किससे, ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनको हम सॉल्व करके मॉर्निंग में इसका पीडीएफ भी सेंड कर दिया जाएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, इसका पीडीएफ चाहिए यानी हिंदी मीडियम वाले का, ठीक, तो उसकी प्राइस केवल और केवल 25 रुपीज़ रखिएगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा, उसका आप काम कर देंगे, इजीली चला जाएगा। तो ये देखिए साफ लिखा हुआ है, ठीक है। एंजाइमेटिक होता है, चैनल रिसेप्टर, बहुत सारी चीज़ होते हैं।
ठीक। तो ये तुम्हारे पास हम इसको रखते हैं साइड में। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिख रखा एक्सप्लेन ब्रीफली फार्माकोलॉजिकल कोलिनर्जिक तथा एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में बताना। दो दवाइयाँ, एक कोलिनर्जिक ड्रग्स होती है, दूसरा एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स होती है। इसको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। फिर इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी आपको अच्छे तरीके से बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो आपको हम इसमें अच्छे तरीके से हम मेंटेन करके बताते हैं। क्या लिख रखा है आपका, सबसे पहला दवा तुम्हारे पास लिखा है कोलिनर्जिक लास्ट सॉल्व करने के पास हो जाएंगे। यस, ठीक है। पहले से हम कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में अच्छे तरीके से देखते हैं, कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होता है, उसके बाद एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में हम अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने कोलिनर्जिक ड्रग्स होती क्या है ये दिख रखा है। ठीक है, ये तुम्हारे पास कोलिनर्जिक ड्रग्स हो जाएगा। उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन, फिर एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, फिर उसका क्लासिफिकेशन थोड़ा सा अपना कर देंगे यहाँ से। अब क्या लिख रखा ध्यान से सुनिए। लिख रखा कोलिनर्जिक ड्रग को पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट बोला जाता है। क्या बोलते हैं, पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट बोला जाता है। कोलिनर्जिक ड्रग्स एक फार्मास्यूटिकल एजेंट का श्रेणी है, मतलब एक तरह का देखा जाए फार्मास्यूटिकल एजेंट का श्रेणी है जो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाकोलाइन पर कार्य करती है। याद रखना, एसिटाकोलाइन पर कार्य करती है। ठीक, जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम सीएनएस के भीतर प्राथमिक न्यूरो ट्रांसमीटर होता है। कहने का मतलब हमारे शरीर के अंदर दो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होते हैं, एक हमारे पास सिंपैथिक, एक पैरासिम्पैथिक। सिंपैथिक किसी चीज़ को बढ़ाता और पैरासिम्पैथिक उसको घटाता है। जैसे हमारा हार्ट बीट बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, तो अब वो कौन कर रहा है, सिंपैथिक। बस उसको कोई घटाने वाला भी चाहिए तो कौन करता है, हमारे पास पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के भीतर वर्क करते हैं, जो किसे क्या कहते हैं, कोलिनर्जिक ड्रग्स बोलते हैं। इसका क्लासिफिकेशन देखा जाए तो दो में कैटेगराइज किया गया। सबसे पहले डायरेक्ट एक्टिंग, दूसरा इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग क्या होता है आपके सामने, नमस्ते। डायरेक्ट एक्टिंग में तुम्हारे पास क्या होता है, एसिटाकोलिन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मेथाकोलिन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कार्बाकोल हो जाएगा, यानी पाइलोकार्पिन हो जाएगा। तो इतने तुम्हारे पास एग्जाम्पल हो जाएगा, डायरेक्ट एक्टिंग के अंतर्गत आते हैं। दोबारा बता रहे हैं। ठीक, डायरेक्ट एक्टिंग में अब इतना कम से कम आपको एक दो दवाइयाँ याद रखनी पड़ेगी। डायरेक्ट एक्टिंग में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एसिटाकोलिन हो जाएगा, मेथाकोलिन हो जाएगा, कार्बाकोल हो जाएगा, यानी पिलोकार्पिन हो जाएगा। तो ये दवाइयाँ इसमें दी गई हैं। इनडायरेक्ट तो तुम्हारे पास एक्टिंग में देखा जाए तो दो होती हैं, एक रिवर्सिबल, एक इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब ये पीछे जा सकती, इरिवर्सिबल मतलब ये पीछे नहीं जा सकती। इसमें तुम्हारे पास लिख रखा फाइसोस्टिग्मिन होता, नियोस्टिग्मिन होता है, ये सामने दिया गया है। इरिवर्सिबल में तुम्हारे पास लिखा है कार्बोरिल होता। ठीक है, कार्बोरिल होता। नेक्स्ट में तुम्हारे पास ठीक है, प्रोपोजर होता है, डाइजानोन होता है, NONE है। ठीक, तो ये तुम्हारे पास इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक, तो ये हमारे पास था कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिख रखा एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में आपको बताना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था भाई, जैसे क्वेश्चन कहा कोलिनर्जिक तथा एंटी कोलिनर्जिक, इसकी डिफिनेशन क्लासिफिकेशन, इसकी डिफिनेशन क्लासिफिकेशन, किसी एक की फार्माकोलॉजिकल एक्शन बता देंगे, अब अपना काम हो जाएगा। तो ये सामने लिख रखा है कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, जिसे हम एंटी कोलिनर्जिक, ठीक है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स बोल जाते हैं। कोलिनर्जिक एग्नोस्टिक भी बोलते हैं। देखिए एक चीज़ का कईयों नाम हो सकता है, इससे मत कि सर तू तो इधर उधर पढ़ा देला, ऐसा मत कहिएगा भाई, नहीं तो थोड़ा सा बेइज्जती टाइप में हमको भी महसूस होगा, थोड़ा सा खराब भी लगता भाई। ठीक है, अब इस पे हम आते हैं नेक्स्ट में क्या लिख रखा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या लिख रखा ध्यान से सुनिए। अब समझिए एंटाकोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती है। फार्माकोलॉजी पेज नंबर 28 है। ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया भाई। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं एनर्जी ड्रग्स क्या होती है, इसको पढ़ते रहिए। क्या दे रखा बाबू, कहाँ चला गया जी, एक और था इसमें। अब देखिए सामने क्या लिख रखा तुम्हारे पास, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, जिसे हम कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट के नाम से भी जानते हैं। अभी होता क्या, ध्यान से सुनिए क्या बोल दिया है। सबसे पहले कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट वह दवाइयाँ होती जो एसिटाकोलिन बाइंडर को घेर लेती है, जिससे एसिटाकोलिन बाइंड नहीं हो पाता। कहने का मतलब ये मैकेनिज्म कैसे करता है। देखिए सबसे पहले मान लेते हैं ये आपके पास एक रिसेप्टर है, रिसेप्टर में ऐसे है, और यहाँ से कोई सब्सटेंट है, इस पे आके बाइंड, जब देखो ये ताला है, ये कुंजी है, ये इस पे जाके बाइंड करेगी तो अपने एक्शन को परफॉर्म करेगी। क्या करेगी, एक्शन को परफॉर्म करेगी। बट इसमें एसिटाकोलिन जब
खाएंगे तो ये एसिटाकोलिन बाइंडर को क्या कर लेगा, घेर लेगा, इसको ये घेर लेगा, ठीक है, इसको घेर लेगा। आप बताओ ये जो चीज़ है, ठीक है, यहाँ पर आएगा तब बाइंड होगा तभी अपने एक्शन को परफॉर्म करेगा। ये जब घेर लेगा तो इससे बाइंड होने नहीं देगा, जब बाइंड होने नहीं देगा तो अपने एक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा, तो इसे ब्लॉक करता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट बोलते हैं। तो वही लिखा है, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट वह दवाइयाँ हैं जो एसिटाकोलिन बाइंडर को घेर लेती हैं, जिससे एसिटाकोलिन बाइंडिंग नहीं हो पाता, जब बाइंड नहीं हो पाएगा तो अपने एक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट में कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे म्यूस्कॉर्निक एंटागोनिस्ट बोला जाता है, एंटी पैरासिम्पैथो, ठीक है, सिंपैथेटिक एजेंट बोला जाता है, एंटी स्पास्मोडियम भी बोला जाता है। तो इन दवाओं के इन नामों से हम क्या कर देते हैं, मार्केट में उपलब्ध होता है, मतलब मार्केट में इन नामों से क्या करता है, नाम से नाम माना जाता है, यानी लिया जाता है, सुना जा का नाम कहीं, ठीक है। ये क्या हो गया जी, रीटॉर्च, कहाँ गया टॉर्च जी, ओ भैया ही तो गड़बड़ा जाई हो लगाता है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पीछे भोजपुरी गाना चल रहा है बट उसका टेंशन नहीं है। यह ज़्यादातर हार्ट रिस्पायरेटरी ट्रैक तथा यूरिनरी ब्लैडर को मेजर इन्फेक्टेड करता है, यानी किसको हार्ट को, रिस्पायरेटरी ट्रैक को, यूरिनरी ब्लैडर को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसका भी क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, इन एक्शन को किसी को देखेंगे। इसमें तुम्हारे पास देखो सबसे पहले सोलेनेसी एल्कोलाइड, मतलब ऐसा चीज़ होती है जो सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करती है, वो दवाइयाँ आती है, ये मोस्टली नेचुरली होती हैं, ठीक है। तो या अब आपको इतना बड़ा भी नहीं याद रहेगा, दो चीज़ें, दो में क्लासिफिकेशन किया गया, एक आपके सामने नेचुरल हो गया, ठीक है, 2024 का नहीं हुआ है क्या, 2024 का ऑलरेडी करा दिया है। अब देखिए, एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल यानी सिंथेटिक होगा, तो दो में क्लासिफिकेशन किया गया, एक नेचुरल, एक दो एग्जाम्पल, सिंथेटिक एक दो एग्जाम्पल, बस काम खत्म। ये बुक में दिया था तो हमने लिख दिया। अब नेचुरल में तुम्हारे पास लिखा है एट्रोपिन सल्फेट आता है, लिखा है लिखा आइपराट्रोपियम ब्रोमाइड होता है, दूसरा आइट्रोपियम ब्रोमाइड आता है, ये तुम्हारे पास पीएम है, ये तुम्हारे पास क्या लिखा है, लिख लिया केवल आइट्रोपियम ब्रोमाइड है। इसका एग्जाम्पल जो है नेचुरल का जो एग्जाम्पल हो रहा है, प्लेलिस्ट बना दिएगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं भाई। अब सिंथेटिक कोलिनर्जिक में तुम्हारे पास क्या आ जाता है, ट्रोपिकामाइड आता है, और साइक्लोपेंटालेट आता है, और डाईसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड आता है। तो ये तुम्हारे पास इसके अंतर्गत आते हैं, इन्हें दो में कैटेगराइज किया गया है। अब इतनी दवाइयां हैं एग्जाम्पल ऑफ कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। एट्रोपिन सल्फेट हो जाएगा, एट्रोपियम, ठीक, एट्रोपोट्रोपियम ब्रोमाइड हो जाएगा, ट्रोपिकामाइड हो जाएगा, और तुम्हारे पास साइक्लोपेंटाल, ठीक है, पेंटोलेट हाइड्रोक्लोराइड हो जाएगा, क्लिंडानियम ब्रोमाइड हो जाएगा, डाईसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड हो जाएगा। ये तुम्हारे पास कोलिनर्जिक यानी कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट हो जाएगा। तो क्या क्या देखें हमने, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया था, कोलिनर्जिक क्या होता है, डिफिनेशन क्लासिफिकेशन, एंटी कोलिनर्जिक क्लासिफिकेशन डिफिनेशन, फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शन को आपको अच्छे तरीके से करना है। तो यहाँ पर आपके सामने फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिया गया है, तो इसको लिखना पड़ेगा फार्माकोलॉजिकल एक्शन। यानी अब ये क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिए, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे कैसे वर्क करता है, मतलब ये जो दवाइयाँ खा रहे हैं हमारे हार्ट पे क्या करता, क्या हमारे हार्ट रेट को क्या कर देगा, डिक्रीज, यानी हार्ट रेट को कम कर देगा, पहला पॉइंट। दूसरा, ब्लड वेसल को क्या कर देता है, जो हमारे पास नसें होती है उसको थोड़ा सा क्या कर देगा, ये डायलेट कर देगा, थोड़ा सा क्या कर, डायलेट मतलब चौड़ा कर देगा, ठीक। तो यही लिखा है फॉल इन ब्लड प्रेशर, जब बताइए ये नस चौड़ा हो गई तो ब्लड प्रेशर अपने आप गिर जाएगा। स्मूथ मसल को क्या कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, जैसे तुम्हारे पास इंक्रीज द पेरिस्टालसिस मूवमेंट, मतलब जो हमारे पेट के अंदर यानी इंटेस्टाइन के अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट है उसको बढ़ा देगा, जिससे तुम्हारे पास यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर को क्या कर देगा, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, ठीक। अब इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड पे कैसे काम करता है, यानी इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ द, ठीक है, फ्रॉम द ग्लैंड, मतलब ये क्या कर ग्लैंड के पास जाएगा, जो भी सिक्रीशन हार्मोन एंजाइम जो भी कराना उससे सिक्रीट को बढ़ा देगा, या सीएल को बढ़ा देगा, गैस्ट्रिक जूसी को भी बढ़ा देगा। हमारे आंख पर क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, ठीक है, इन सबको कॉन्ट्रैक्ट करने में काम करेगा, ठीक है। किसको, हमारी जो आई पीपल होती है उसको क्या कर देगा, ये कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। ठीक है, ये हो जाएगा, इनमें लाइट भाग गई भाई। एकोमोडेटिंग द आई, लिखा आई फॉर द बेटर यानी नियर विजन, मतलब क्या कर देगा, एकोमोडेट कर देगा, जो नियर विजन है ना, दूर को तो सही दिखेगा ना, नियर वाला आराम से दिख जाएगा, ठीक। तो ये तुम्हारे पास एक्शन था यहाँ से। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या आते हैं, इसको साइड में रखते हैं,
ठीक है, साइड में क्या दे रखा है यहाँ पर, ये हो गया। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है जनरल एनेस्थेटिक क्या होता है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, जनरल है ओ भाई, ठीक है। अब जनरल एनेस्थेटिक को आपको क्या कीड़े बहुत ज़्यादा गिर रहे थे भाई, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जनरल एनेस्थेटिक क्या होता है, एडवांटेज तथा डिसएडवांटेज ऑफ नाइट्रस, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा बता रहे हैं, ये चौथा नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए क्या लिख रखा है, जनरल एनेस्थेटिक क्या होता है, ठीक है। जनरल जो इसका सबसे पहले जनरल एनेस्थेटिक क्या होता है, यानी एनेस्थीसिया क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड में जो तुम्हारे पास उसका फ़ायदा और नुकसान आपको अच्छे तरीके से बताना पड़ेगा। ठीक, तो ये क्या होता है, कैसे होता है, इसको हम आपको अच्छे तरीके से बताते हैं। ठीक है, यहाँ से साइड में करते हैं, कॉपी लाते हैं, पेज नंबर 35 की 55 है। अरे भाई फ़ोन ना करो यार तुम, ठीक है, 55 है भाई। ठीक, तो इसको देखिए सामने हमारे पास लिख रखा है, यानी जनरल एनेस्थेटिक। तो ये आपके सामने देखिए एनेस्थेसिया हो गया ये, और इसका क्लासिफिकेशन आप यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको बता देंगे, काम हो जाएगा। तो क्या लिख रखा है, सबसे पहले एनेस्थेसिया क्या होता है, गुरुदेव इसके बारे में थोड़ा सा बता दिए। देखिए जब किसी को ऑपरेशन होता तो कहते हैं सुन्न कई ढेला काट पीट ढल्ला पता नहीं चलल हो, तो वही एनेस्थीसिया हो गई। तो क्या दे, एनेस्थीसिया एक ऐसा सब्सटेंस या पदार्थ है जो सभी संवेदनाओं तथा दर्द को कम या पूरी तरह से रोक देता, उसको एनेस्थीसिया बोलते हैं। मतलब सिंपल सा ऐसी दवाइयाँ जो दर्द को कम कर दे, संवेदना का सबको पूरी तरह से तथा कुछ ही मात्रा में क्या कर दे, रोक दे या कम कर दे, उसको क्या बोलते हैं, एनेस्थीसिया बोला जाता है। जो एनेस्थीसिया तुम्हारे पास डिफिनेशन हो गई। एनेस्थीसिया देखा जाए तो 4 स्टेज होते हैं। कौन कौन स्टेज होते हैं आपके सामने दिया गया है। एनेस्थीसिया के टोटल 4 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक, मतलब इस स्टेज में दर्द को कम कर देगा। दूसरा स्टेज तुम्हारे पास एक्साइटमेंट, मतलब आपके अंदर उत्तेजना उत्पन्न होगी। और तीसरा स्टेज जो तुम्हारे पास ऑपरेशन में किया जाता है, सर्जिकल एनेस्थेटिक, यानी आपको सुन्न कर दिया जाएगा। अब यहाँ से आप स्टेज में हो गए किसके लिए, आप प्रिपेयर हो चुके हैं ऑपरेशन कराने के लिए, बट बहुत ज़्यादा उपयोग कर देंगे तो हमारे पास लकवा मार देगा, तो मेडुलरी पैरालिसिस हो जाएगा, मतलब पूरी तरह से उस अंग को क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, काम नहीं करेगा। तो ये 4 स्टेज याद रखिए, क्योंकि पूछा जाता है 1 नंबर में स्टेज आप, ठीक है, स्टेज आप एनेस्थेसिया। तो 4 स्टेज होते हैं, एनाल्जेसिक होगा, दूसरा एक्साइटमेंट हो गया, तीसरा यानी सर्जिकल एनेस्थेटिक हो गया, मेडुलरी पैरालिसिस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक। अब यहाँ से हम आते हैं किसके, क्लासिफिकेशन के बारे में। इसे देखा जाए तो मोस्टली कितने में क्लासिफिकेशन किया गया है, 3 में क्लासिफिकेशन किया। इनहेलेशन एनेस्थेटिक, दूसरा इंट्रावेनस एनेस्थेटिक, तीसरा देखा जाए तो गैसियस एनेस्थेटिक। क्या होते हैं दोबारा बुलाते हैं। इनहेलेशन एनेस्थेटिक में तुम्हारे पास इनहेल किया जाता है, कौन कौन से चीज़ें, हेलोथेन तथा ईथर दी जाती है। इंट्रावेनस एनेस्थेटिक में तुम्हारे पास थायोपेंटाल सोडियम हो जाएगा, प्रोपोफॉल हो जाएगा, डाइजाफार्म हो जाएगा। और तुम्हारे पास जो गैसियस स्टेज में दिया गया है, ठीक, वो नाइट्रस ऑक्साइड होती है। ये होती है जिसका नाइट्रस ऑक्साइड एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल ऑफ एनेस्थीसिया इन आवर सिलेबस, मतलब हमारे सिलेबस में बहुत सारे हैं बट हम मेनली लिखे हैं थियोपेंटाल सोडियम हो गया, कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड होगा, प्रोपोफॉल हो गया है। तो ये हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले एनेस्थीसिया के बारे में आपको बताना पड़ेगा, इसका क्लासिफिकेशन बताना पड़ेगा। फिर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, इसका तुम्हें फ़ायदा और नुकसान बताना पड़ेगा। तो इसका फ़ायदा और नुकसान आपके सामने दिया गया है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, इस चीज़ के एक्चुअल में इसका फ़ायदा और नुकसान क्या है। पहला फ़ायदा क्या होगा, तेज़ी से असर व जल्दी ख़त्म हो जाता, मतलब जब इसे लगाया जाएगा तुरंत काम करेगा बट बहुत कम समय तक होगा और तुरंत ख़त्म हो जाएगा। तो ये पहला इसका एडवांटेज है। दूसरा, दर्द निवारक तथा स्ट्रेस को कम करने में ज़्यादा उपयोग किया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड का, ठीक है, ये हो गया। इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब इसके इंजेक्शन की जरूरत नहीं, गैस के फॉर्म में आपको लगा दिया जाता है मास्क में, सिलेंडर ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे जाता है, ठीक। कम साइड इफेक्ट होता है, इसका साइड इफेक्ट कम होता है। क्यों, क्योंकि अभी इंजेक्शन लगाएंगे तो उसका साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है, बट इसका साइड इफेक्ट भाई कम होता है। अब ये तुम्हारे पास चाइल्ड तथा एडल्ट के लिए सेफ होता है, मतलब छोटे बच्चे हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, उनकी पावर भी कम है, तो उसमें हम प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा। इसका डिसएडवांटेज, अब बताओ, दुनिया में किसी चीज़ का फ़ायदा है तो भैया नुकसान भी है, ठीक है। तो ये क्या होता है, पहला डिसएडवांटेज, तेज दर्द में उपयोगी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तेज़ी से काम करेगा तुरंत ख़त्म हो जाएगा, तो तेज दर्द में इसका उपयोग नहीं किया जाता है।
ठीक है। डिल्यूजन यानी हिपोक्नी यानी हिपोक्सिया में क्या होता है, खतरा होता है, मतलब किसी भ्रमित कोई व्यक्ति है तो उसमें यदि लगा देंगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। लंबे समय के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता, मतलब कोई ऑपरेशन लंबे समय तक चलता है तो इसका उपयोग नहीं करें तो बीचों में उठ जाएगा आदमी, दर्द के कारण मर जाएगा भाई। ठीक, तो ये दिक्कतें हो सकती हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा लंबे समय तक के लिए उपयोग नहीं किया जाता। अब प्रेजेंट टाइम में इसका लोग क्या कर देते हैं, लोग नशे के रूप में करते हैं, मतलब अपने दस्ती वस्ती में ले लेंगे, किसी डिब्बे में लेंगे, धीरे धीरे अपना सीक्रेट करके ठीक है काम करते रहेंगे। तो ये तुम्हारे पास इसका नुकसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, इसमें चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, क्या दिया गया है देखिए, चौथा हो गया, पांचवा, डिफाइन हाइपरटेंशन, फिर फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंशन, मतलब एंटी हाइपरटेंशन की डिफिनेशन बताना पड़ेगा और उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन वगैरह पूरा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखा जाए तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि हाइपरटेंशन क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हाइपरटेंशन क्या होता है इसकी डिफिनेशन लिख देंगे, उसके बाद आपको सिंपल सा काम कर देंगे यहाँ से। ठीक, तो यहाँ पर लिखा रखा एंटी हाइपरटेंशन, तो हम क्या कर देते हैं यहाँ से पहले, ठीक है, डिफिनेशन लिख देते हैं यहीं पर हाइपरटेंशन का। ठीक है, हाइपरटेंशन क्या होता है आप ध्यान से सुनिए, लिखेंगे हाइपर, पहले समझते देखिए क्या लिखा है जी, हाइपरटेंशन, कोई टेंशन नहीं जी, सही तो है, यानी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ऐसी दवा होती है जो हाई ब्लड प्रेशर को क्या कर देती है, कम करती है। मतलब हाइपरटेंशन किसे कहते हैं, जब हमारे शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर से जब ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो लिखा एंटी हाइपरटेंशन, ऐसी दवाइयाँ जो हाइपरटेंशन को कम करने के लिए उपयोग की जाती हैं उसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बोलते हैं या एजेंट बोलते हैं। तो क्या लिख रखा, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो हाई ब्लड प्रेशर को क्या कर देती है, कम कर देती है, उसको क्या एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बोलते हैं। एक्चुअल में होता क्या, जैसे हमारी ये नस है, क्या हो गया, हमारी नस है तो इसमें क्या बह रहा था, बहु ब्लड बहता है, क्या हो गया, ब्लड बहता है। अब जब ब्लड बहता तो इनकी दीवार पे क्या कर देता है, ऐसे धक्का मारता है, इनकी दीवार पे धक्का मारता है। जब धक्का मारता है तो किसके कारण से धक्का मारता है, ब्लड के कारण से मारता है। तो कौन मारता है, ब्लड कम मारता है। तो जब ब्लड मारता है तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो वो ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो ऐसी दवाइयाँ जो हाइपरटेंशन को कम करने के लिए उपयोग की जाती हैं उसी को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स अथवा एजेंट कहते हैं। अब किसी पर्सन का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mmHg होता है। और 120 जो तुम्हारे पास सिस्टोलिक प्रेशर होता है, ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर होता है, और ठीक है 80 जो तुम्हारे पास होता है डायस्टोलिक प्रेशर होता है। अब ये नॉर्मल से जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो आपको समझ में आओगे एक्चुअल में हाइपरटेंशन क्या होता है। ठीक, ये हो गया। यहाँ से आर्टरी में फ्लो बढ़ जाता है, हाँ भाई आर्टरी में जब फ्लो बढ़ जाता है तो वही बोले, देखिए ये फ्लो बढ़ जाता है तो इनकी दीवार, ये तुम्हारे पास आर्टरी की दीवार है तो इनकी दीवार पे प्रेशर क्रिएट होता है, ब्लड के कारण क्रिएट होता है, इसलिए इसे ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ये हो गया। अब इसका क्लासिफिकेशन यहाँ पर दिया गया और क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन में पहला तुम्हारे पास डायूरेटिक आता है, दूसरा ACE इनहिबिटर आता है, एड्रेनर्जिक ड्रग्स आता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आता है, वसोडाइलेटर आता है, गैंग्लियनिक ब्लॉकर आता है। तो इतने तुम्हारे पास दवाइयाँ हैं। ठीक है, दोबारा देखिए, डायूरेटिक में एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, फुरसामाइड हो जाएगा, बेमिटानाइड हो जाएगा। एक एक दो आप एग्जाम्पल भैया याद रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट में तुम्हारे पास ACE इनहिबिटर, मतलब जिसे हम क्या बोलते हैं, ACE इनहिबिटर में तुम्हारे पास कौन हो जाता है, कैप्टोप्रिल आता है और रिमाप्रिल आता है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ से। एड्रेनर्जिक ड्रग्स में तुम्हारे पास क्या हो जाता है, कोलिनिडीन आता है और तुम्हारे पास ब्यूनोफिनेफ्लैक्सीन आता है और तुम्हारे पास रेस्पिरिन आता है। ठीक है, ये सीरीज में इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में तुम्हारे पास लिखा है वेरामापामील आता है, वेरामापामील आता है, जिसमें नीमोडीपिन आता है, एम्लोडीपिन आता है, इसका एग्जाम्पल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो जाएगा। वसोडाइलेटर जो हमारी नस को थोड़ा सा चौड़ा कर देता है उसको वसोडाइलेटर बोलते हैं। ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मतलब ये कैल्शियम जो चैनल है उसको कैल्शियम आयन को ही ब्लॉक कर देगा। इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास लिखा है डाइजो, लिखा है डाई जो यानी साइड दे रखा, जाइड दे रखा या साइड पढ़िए, हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रलाजीन दिया गया है। गैंग्लियनिक ब्लॉकर में तुम्हारे पास ट्राइमेथाफान आता है, ट्राइमेथाफान इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ये क्लासिफिकेशन में है दिया गया है।
हम नेक्स्ट में तुम्हारे पास एग्जाम्पल ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, यानी एग्जाम्पल ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव इन ड्रग्स। सिलेबस में देखा जाए तो क्या होगा, अब कह देगा जैसे एक नंबर में कह देगा हाइपरटेंशन का दो तीन एग्जाम्पल बताइए, तो ये सब छाप सकते हैं। प्रोपनोलॉल हो जाएगा, सीटाप्रोलॉल यानी सीटो क्या लिखा है, कैप्टोप्रील हो जाएगा, ठीक है, नमस्ते, ठीक है। और क्या लिख रखा है, रिमीप्रील हो जाएगा, और मेथाइल ड्रॉपेट हाइड्रोक्लोराइड हो जाएगा, क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड हो जाएगा, हाइड्रलाजीन हाइड्रोक्लोराइड हो जाएगा, नेफाडिपिन हो जाएगा। तो ये इसमें तुम्हारे पास एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक। तो ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स इतना दिया गया है, ठीक। तो ये हमसे क्या क्वेश्चन पूछा था, देखिए जो क्वेश्चन पूछा था हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। सबसे पहले हाइपरटेंशन बता दिया, इसका क्लासिफिकेशन बता, जितना क्वेश्चन पूछे उतना ही। प्रणाम सर जी, प्रणाम गुरुदेव, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें तुम्हारे पास नेक्स्ट पे आते हैं, क्या लिख रखा है नेक्स्ट पे हमारे पास क्या दिया गया है, छठा नंबर क्वेश्चन, हिमेटेनिक एजेंट क्या होता है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। फिर क्या लिखा, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कागुलेंट ड्रग्स के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो दो चीज़ यहाँ पे, इसमें दो तीन चीज़ क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले हमसे क्वेश्चन में क्या दिया गया, हिमेटेनिक्स एजेंट के बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो हिमेटेनिक्स एजेंट क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन भी हम आपको बता देते, इसकी चिंता आप न करिए। आयरन डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए हिमेटेनिक बोलते हैं, 150% बर्दाश्त, ठीक है। ऐसे आप लगे रहेंगे तो आप एग्जाम में एकदम से तगड़ा कर देंगे, ठीक है। तो इसको हिमेटेनिक्स बोलते हैं। तो सिंपल सा हिमेटेनिक्स की डिफिनेशन लिख देंगे, ठीक है। हिमेटेनिक्स की डिफिनेशन आपके सामने ये रहा। हिमेटेनिक्स क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन आपको बता देंगे, एक दो एग्जाम्पल बता देंगे फिर, ठीक है। फिर तुम्हारे पास क्या दिया है जी, हिमेटेनिक्स। फिर तुम्हारे पास एंटी कागुलेंट ड्रग्स को क्लासिफिकेशन कर देंगे, बस मनने हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन पूछे वैसे आंसर देना। अब हिमेटेनिक्स क्या होता है, अब देखिए कमेंट बॉक्स में से कितने बंदे हैं जो इसको कमेंट बॉक्स में इसकी डिफिनेशन लिख देते हैं। शॉर्ट में लिखिए, ठीक है सर, आपके आशीर्वाद साथ है। भन लिखिए, देखिए कितने लोग ऐसे हैं जो इसको करेक्ट डिफिनेशन लिखते हैं। लिखा मर्दे, लिखो भाई, लिखो, कितने लोग ऐसे हैं इसको लिख देते हैं, ठीक है। लिखिए, भना के लिखिए भाई। हिमेटेनिक्स किसे कहते हैं, हिमेटेनिक्स किसे कहते हैं, कम से कम देख को तो लिखाए मर्दे, ठीक है। हिमेटेनिक्स किसे कहते हैं इसको पूरा बताना पड़ेगा। चलिए, हम हैं ऐसा सब्सटेंस जो आयरन की कमी को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है या लाया जाता है, उसे हिमेटेनिक्स बोलते हैं। नाम से ही पता है, हीमो मतलब हमारे ब्लड के अंदर एक हीमोग्लोबिन लेवल होता है। हीमोग्लोबिन को जो दूर करने, हीमोग्लोबिन को दूर नहीं, हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है उसकी कमी को दूर करने के लिए जिस दवा का प्रयोग किया जाता है उसको हिमेटेनिक्स बोलते हैं, ठीक। सिंपल सा, आयरन की कमी को दूर करने के लिए हम जिस, हाँ भाई करेक्ट है, ठीक है। हिमेटेनिक्स आर दो सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ द आयरन डिफिशियंसी। इतना खतरनाक लिख दिए तो टीचर कहेगा हाई ला मर्दे 150 नंबर लेगा तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल सही है। तो यही सब लिखना पड़ेगा बना के। हिमेटेनिक्स हो जाएगा। आयरन की कमी को क्या बोलते हैं, एनीमिया कहते हैं। आयरन की कमी को एनीमिया बोलते हैं। हिमेटेनिक्स का उपयोग शरीर में उपस्थित ब्लड में हीमोग्लोबिन मतलब आयरन मतलब हीमोग्लोबिन की सांद्रता को बढ़ाने से लिए किया जाता है। अब आयरन नॉर्मल भाषा में एनीमिया किसे कहते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा ना, एनीमिया को ट्रीटमेंट करने के लिए। तो आयरन डिफिशियंसी को हम क्या बोलते हैं, आयरन की कमी को हम क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा आपके सामने हिमेटेनिक्स का। उसके बाद हमारे पास हिमेटेनिक्स का क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। तो इसे फर्दर इतने क्लासी किया गया। पहला आयरन सप्लीमेंट, दूसरा मैचुरेशन फैक्टर, मतलब मैचुरेशन फैक्टर ऐसे होते हैं जो हमारे हीमोग्लोबिन को मैच्योर करते हैं, ठीक है। लिखा अर्जेंट फैक्टर, मतलब हमारे शरीर में अर्जेंस का काम करते हैं, मतलब ये रहेंगे तो खींच के लाएंगे कि हे आयरन चला आवा हीमोग्लोबिन के साथ तू दोस्ती करा, प्यार करा, ठीक है। तो ये अर्जेंट का काम करते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल में क्या लिख रखा है आपका, आयरन सप्लीमेंट में तुम्हारे पास फेरस फ्यूमरेट आता, फेरस सल्फेट आता और आयरन डेक्स्ट्रॉन आता, आयरन सॉर्बिटॉल आता। एक क्लासिफिकेशन में कम से कम आपको एक दो एग्जाम्पल में लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैचुरेशन क्या होता है, विटामिन तुम्हारे पास B12 आता है। ये हमारे पास एक्चुअल में ये करता काम नहीं है, ये जो हमारे पास आयरन हीमोग्लोबिन होता है उसका मैच्योर करने में मदद करता है। विटामिन B12 और 9 दोनों होता है। फोलिक एसिड होता है। एडसेंट तुम्हारे पास हीमोग्लोबिन तुम्हारी है, यानी हिमेटेनिक्स में क्या होता है, कापर आता और क्या होता है, पैरिडॉक्सिन आता और रिबोफ्लेविन आता। तो ये सब तुम्हारे पास आते हैं सर, ये सब एग्जाम में आता है, यस सर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके बारे में। एग्जाम्पल आप तुम्हारे पास सामने दिया गया हिमेटेनिक्स का, ये सब एग्जाम्पल हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमसे कह रहा है हिमेटेनिक्स क्या होता है, हमने डिफिनेशन क्लासिफिकेशन बता दिया। एंटी कागुलेंट का देखिए हमसे साफ साफ कहा, एंटी कागुलेशन का हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। तो जिस तरह से क्वेश्चन पूछे उसी तरह से हम लिख देंगे, बस काम खत्म, ठीक। तो ये आपके सामने एंटी कागुलेशन है। अब एंटी कागुलेंट क्या होता है, कभी कभी हमारे ब्लड के अंदर थक्का बन जाता है, थक्का बन जाता है तो उसे तोड़ने वाला नहीं है।
अब ये होता क्या है कि हमारे बनने ही नहीं देगा, ठीक है। जैसे तुम किसी से प्यार कर लिए, अब प्यार को तोड़े नहीं देगा, प्यार को तोड़ेगा नहीं, बट बना रहे तो बीच में कहेगा है अभी तू बनौले रहा आटा हम बनावे नहीं दे। वो काम करता कौन? एंटी कोगुलेंट करता है, ठीक। ये तुम्हारे पास क्या लिख रखे हैं? लिख रखा है एंटीप्लेस, ठीक है। तो यहाँ एंटीप्लेटलेट्स बोला जाता है, ठीक है। यहाँ से एंटी कोगुलेशन ऐसी ड्रग्स होती जो खून को जमने से रोकती है, यानी जो बन गया तो उसे कुछ छेड़े उड़ेगी नहीं, अब बनने ही नहीं देगी। तो लिखा है एंटी कोगुलेंट ऐसा ड्रग्स है जो खून को यानी रक्त को क्या कर देगा? जमने नहीं देगा, उसे एंटी कोगुलेशन बोला जाता है। नेक्स्ट में एंटी कोगुलेशन हमारे शरीर में खून के थक्के बनाने की प्रक्रिया को धीमा कर देता। क्या कर देते हैं? धीमा कर देता। उसको क्या बोलते हैं? एंटी कोगुलेशन बोला जाता है। सिंपल सा कोगुलेशन मतलब क्या होगा? ब्लड का कोगुलेट होना, थक्का बनना। एंटी मतलब रोकना। तो सिंपल सा क्या लिखेंगे? ऐसी दवाइयाँ जो कोगुलेशन को, हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड को थक्का बनाने से रोकती हैं, उसी को एंटी कोगुलेंट ड्रग्स बोलते हैं, ठीक। डिफिनेशन हो गया। एंटी कोगुलेंट हमारे शरीर में खून के थक्के बनाने की प्रक्रिया को धीमा कर देना है। वॉइस ब्रेक हो रही है सर, ठीक। वॉइस ब्रेक हो रही है, इस समय पीछे बैकग्राउंड में थोड़ा सा म्यूजिक चल रहा ना, डीजे वगैरह, उससे डिस्टर्बेंस हो रहा, ठीक है। रुक जाइए, हम काम करते हैं, इसको माइक को सामने रख देते हैं, आपके सामने, यहाँ से तो बोलेंगे तो दिखेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास एंटी कोगुलेशन हो यार, लाइटियो भाग गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो गया। इनका क्लासिफिकेशन देखा जाए तो क्या लिख रखा है? नेक्स्ट में देखा जाए तो हाँ, इकोस्प्रिन जो ब्लड को बहुत कम करता है, एकदम इजेक्ट करता है, ये ब्लड को क्या कर देता है? जो थक्का बना रहा था उसको कम करता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इंजेक्टेबल कोगुलेशन, एंटी कोगुलेशन और ओरल एंटी कोगुलेशन। इंजेक्टेबल का होता है जो इंजेक्शन के थ्रू हमारे शरीर में डाला जाता है, उसको इंजेक्टेबल एंटी कोगुलेंट बोला जाता है। ओरल मतलब जो मुंह के थ्रू खाते हैं, हाँ, वेरफारिन हो जाएगा, ये भी एग्जाम्पल है, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, ठीक है, कि नहीं जो बुक में रहे वही जो आपने अलग से तुम्हारे पास उपयोग कर सकते हैं। यह इंजेक्शन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश किया जाता है, ठीक है। निनोइड्स कब से लिखा? नवेडा से कब आ रहे हैं भाई है, ठीक है। अब देखिए, यह इंजेक्शन के द्वारा हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, उसे इंजेक्टेबल एंटी कोगुलेशन बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? हेपेरिन हो जाएगा, और तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? एंकोरोड हो जाएगा, और लेपिरुडीन हो जाएगा। इतना तुम्हारे पास एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ से। ओरल एंटी कोगुलेंट क्या होता है? यह केवल माउथ यानी ओरल के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश किया जाता है, मतलब मुंह के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश किया जाता है। इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास वेरफारिन सोडियम हो जाएगा, एसिनो, ठीक है, एसिनो क्यूमारीन हो जाएगा, यानी 20 हाइड्रोक्सी क्यूरिन हो जाएगा, और तुम्हारे पास फेनिन, ठीक है, फेनिडियोन हो जाएगा। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपके सामने। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा था हमने पूरी तरह से क्या कर दिया? इसको सॉल्व करके दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा? अब हम इस पे आते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया गया, ध्यान से सुनिए, ठीक। नेक्स्ट में कहाँ चला गया जी? ठीक, कह दिया है इन्फॉर्मेटिव नोट ऑफ ब्रोंकोडाइलेटर। अब देखिए ब्रोंकोडाइलेटर क्या होता है? ऐसी दवाइयाँ जो हमारे पास ब्रोंकस, ठीक है, ये भी फिर लाइट आ गई, चलो। ब्रोंकस को क्या कर देती है? डायलेट कर देती है, मतलब जो हमारे पास लंग्स में ब्रोंकियोल होता है उसको डायलेट कर देती है, उसको ब्रोंकोडाइलेटर बोलते हैं। थियोफाइलिन इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है भाई, ठीक है, ये होगा। अब इसका हम सल्बूटामाल हो गया, तो ये सब चीज़ें, एस्थालीन हो गया, ये सब चीज़ दिया जाता है। इसको भी हम PDF के नोट में आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, पार्ट बी पे। इस तरह से देखा जाए तो हमने इसको पूरा कवर कर लिया है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा, अब उसको PDF चाहिए तो भाई आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा कॉन्टेक्ट करके इसे आप एक बार पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा। नेट में आंसर क्या दे रखा है? आंसर एनी 10 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन इज कैरी इक्वल मार्क। अब हम आते हैं तुम्हारे पास पार्ट बी पे। पार्ट बी पे टोटल कितने क्वेश्चन दिए रहते हैं? 11 क्वेश्चन, कि नहीं 10 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना रहता है। तो क्या लिख रखा? सबसे पहला क्वेश्चन, यानी राइट नोट ऑन एंटी अल्सर ड्रग्स। एंटी अल्सर ड्रग्स क्या होता है? इसको आपको अच्छे तरीके से डिफाइन करना है, ठीक है। एंटी अल्सर ड्रग्स क्या होता है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। एंटी अल्सर ड्रग्स जो ऐसी दवाइयाँ जो अल्सर को ट्रीटमेंट में उपयोग की जाती हैं उसी को एंटी अल्सर ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने लिख रखा एंटी अल्सर ड्रग्स के बारे में, ठीक। अब एंटी अल्सर ड्रग्स गुरुदेव क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। एंटी अल्सर मतलब कहीं कहते मुंह में छाला हो गई हो, पेट में छाला हो गई हो, इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में छाला हो गई हो, तो वो छाला हो रहा तो उसको सही करने के लिए जिस दवा का प्रयोग करते हैं उसको क्या बोला जाता है? एंटी अल्सर ड्रग्स बोलते हैं। तो क्या लिख रखा हमारे पास इसमें?
एंटी अल्सर ड्रग्स ऐसी दवाइयाँ जिनका उपयोग मुंह में हुए अल्सर यानी घाव को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसी को एंटी अल्सर ड्रग्स बोलते हैं। सिंपल सा। देखिए अब एक हम आपको ट्रिक बताते हैं। देखिए कोई भी आए, एंटी हाइपरटेंसिव आए, एंटी अल्सर ड्रग्स आए, एंटी मलेरियल आए, एंटी कुछ भी आए, तो तुम्हें कुछ भी मान लेते डिफिनेशन नहीं आता तो बोल देंगे ऐसी दवाइयाँ जो अल्सर को ठीक करने के लिए या ट्रीट करने के लिए प्रयोग करते हैं उसे एंटी अल्सर ड्रग्स बोलते हैं। अब मान लेते हैं एंटी मलेरियल की डिफिनेशन आ जाएगा तो बोलेंगे ऐसी दवाइयाँ जो मलेरिया को ठीक करने के लिए प्रयोग करते हैं उसे एंटी मलेरियल ड्रग्स बोलते हैं। ऐसे सब ट्रिक आप पकड़िए भाई, यही सब ट्रिक पकड़ेंगे तो एग्जाम में आप फोड़ के आएंगे मस्त तरीके से। तो वही चीज़ लिखे हैं क्या, कुछ तो लिखे थोड़ी ना है। एंटी अल्सर ड्रग ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनका उपयोग मुंह में हुए छाले को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसी को एंटी अल्सर ड्रग्स बोलते हैं। बस काम खत्म। ठीक है, ये हो गया। ऐसी दवाइयाँ इनका उपयोग अल्सर को ठीक करने के लिए किया जाता है उसे एंटी अल्सर ड्रग्स बोलते हैं। चाहिए लिखिए, कोई टेंशन नहीं है। एंटी अल्सर दवाई मुख्यतः ओरल ही दिया जाता है, मुख्यतः मोस्ट ऑफ द केस में। यदि बहुत रेयर कंडीशन होता तो हम देते होते, नहीं तो मोस्टली ओरल दिया जाता। अब दो तरह का अल्सर होता है, गैस्ट्रिक अल्सर। यदि हमारे पेट में अल्सर होता तो उसे हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गैस्ट्रिक एसिड के डिफरेंशिएशन से होता है तो उसको गैस्ट्रिक यानी गैस्ट्रिक बोला है। एंटासिड एग्जाम्पल है। ड्यूडेनम तुम्हारे पास अल्सर, तुम्हारे पास क्या होता है, ऐसा अल्सर जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, ये बोला जाता है। इसमें होता क्या, देखिए एक्चुअल में हमारे पास ये मुंह हो गया, मुंह के आइसोफेगस हो गया, हमारे पास पेट हो गया। ठीक है, ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे होती है। तो ये जो पेट में जब अल्सर होता है तो उसको क्या बोला जाता है, गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं। ठीक है, इंटेस्टाइनल अल्सर बोला जाता है। ड्यूडेनम को बोला जाता है भाई, ड्यूडेनम अल्सर को आल्सो नोन एज इंटेस्टाइनल अल्सर बोला जाता है। जब पेट में अल्सर होता है तो उसको गैस्ट्रिक अल्सर के नाम से बोलते हैं, या पेप्टिक अल्सर के नाम से बोलते हैं, या गैस्ट्रिक अल्सर के नाम से बोलते हैं। ड्यूडेनम अल्सर ऐसे अल्सर जिसे हम इंटेस्टाइनल अल्सर के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट ड्यूडेनम होता है इसमें होता है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया भाई एंटी अल्सर के बारे में। अब इसका क्लासिफिकेशन भी थी, याद रखिए। पहले दे रखा एंटी सिक्रेटरी एजेंट। एंटी सिक्रेटरी एजेंट में देखा, सिक्रेटरी मतलब सिगरेट पीने वाला मत समझना। एंटी सिक्रेटरी में तुम्हारे पास क्या होता है, रेंटीडीन आता है। रेंटीडीन जैसे तुम्हारे पास एसिलाक 150, 300 और तुम्हारे पास एसिलाक आरडी भी आती है। ओमाप्राजोल इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा, पेंटाप्राजोल और डोम्प्रिडोन के नाम से भी आ जाता है। ये एंटी सिक्रेटरी एजेंट के अंदर जाती है। H2 एटागोनोस्टिक दिया गया। देखिए हम उतना ज़्यादा गहराई से यहाँ पर नहीं लिए क्योंकि ये शॉर्ट में पूछा है तो उतना हम डिटेल में नहीं गए हैं। ठीक है, देखिए हम ये बहुत सारे ब्लॉकर वॉकर होते हैं, ये क्लासिफिकेशन हम देखिए जो बहुत ईजी से ईजी वे में आप सीख सकें। ठीक है, जो ज़्यादा हमारे पास महत्वपूर्ण नहीं होता उसको हम इसमें केवल कंसीडर किए हैं। क्लासिफिकेशन बड़ी तगड़ा बड़ी बड़ा होता है। ठीक है, अभी हमारे पास MBBS सेकेंड ईयर की बुक है, तुम सोच सकते हो एटलीस्ट इतना मोट होगा। किसी हम गायनों के टीचर से मांगे थे, ठीक, टीचर ने वो कर दी थी अगली, उनसे मांगे थे। ठीक है, अब तुम सोच सकते हो कितना 8500 की किताब है, एक किताब का है भाई, खतरनाक है जी, फार्माकोलॉजी। ठीक है, अब सोचो तो सब पूरा गहराई। पैरासीटामॉल हम तो एक का पेज में ख़त्म कर देते हैं, उस समय इसको 2 चैप्टर पढ़ते हैं, कहते हैं 15 दिन इसका लेक्चर चलता है। एक्चुअल में इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, कहें यार धन्य हो तुम सब लोग। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास एंटी सिक्रेटरी में लिखा यानी रेंटीडीन हो गया, ओमाप्राजोल हो जाएगा, पेंटाप्राजोल ड्रग्स आती है। एंटासिड में तुम्हारे पास कौन सी ड्रग आती है, सोडियम बाइकार्बोनेट आती है, सोडियम सिट्रेट आता, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आता है। यदि आपको और दवा पता तो यहाँ ठोक सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, अल्सर नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है अल्सर प्रोटेक्टिव, मतलब ऐसी दवाइयाँ जो अल्सर को प्रोटेक्ट करती हैं, यानी सुक्राफेट जो सुक्राफेराल के नाम से मार्केट में तो सबसे बेस्ट दवाइयाँ होती हैं। और CBS आती हैं। ठीक है, डाइजीन आता, हाँ भाई ठीक है, यहाँ पर भी डाइजीन लिख सकते हैं। लिखा है अल्सर हीलिंग ड्रग्स। अल्सर हीलिंग ड्रग्स तुम्हारे पास क्या होता है, जिसका एग्जाम्पल जो अल्सर को हील करता है, कार्बेनोजेलोन सोडियम आता है। एंटी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होता है। मतलब ये तुम्हारे पास समझ लो खतरनाक स्टेज पे पहुंच गया है। एमॉक्सोसिलिन हो जाएगा, मेट्रोनडाजोल हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन हो जाएगा। ये तब सब तुम्हारे एग्जाम्पल हो जाएंगे इनके बारे में। तो हमसे पूछा है एंटी अल्सर ड्रग्स क्या होती है, डिफिनेशन हमने बता दिया, इसका क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल आपके सामने हमने ठोक के बता दिया है। ठीक, देखिए हमसे एंटी अल्सर ड्रग्स पूछा था तो हमने डिफिनेशन और क्लासिफिकेशन बता दिया है। ठीक, अब लॉन्ग में आएगा तो मार्फोलॉजिकल एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन डायूरेटिक का आपको क्या करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन बताना पड़ेगा। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन का तो इसको कैसे लिखेंगे ध्यान से सुनिए।
ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन बताना पड़ेगा किसका जी। डायूरेटिक क्या होता है, अब डायूरेटिक गुरुदेव क्या होता है, इसको देखा जाए तो थोड़ा सा आप डायूरेटिक के बारे में आप जाने होंगे। ऐसी दवाइयाँ जो इंसान को हाँ यूरिन आउटपुट हेल्प करता है, थोड़ा सा आप लिख दीजिए, लिखा यूरिन आउटपुट इंक्रीज हेल्प या हेल्प इंक्रीज करता, बस इतना आपका करेक्ट डेफिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपको पढ़ना भाई, आप आता है तो पेपर सोल्यूशन में उसी को पुटअप करना है। डायूरेटिक क्या होती है, ठीक है, तो डायूरेटिक क्या होती है, ऐसी दवाइयाँ जो मूत्र उत्पादन को यानी यूरिनेशन फ्लो को बढ़ा देती है, उसको क्या बोलते हैं, डायूरेटिक बोलते हैं। देखो साफ साफ लिखा है, डायूरेटिक ऐसी दवाइयाँ होती है जो मूत्र उत्पादन को बढ़ा देती है, उसे हम डायूरेटिक बोलते हैं। डायूरेटिक मुख्यतः शरीर से जल तथा आयनों को, जैसे सोडियम क्लोराइड को उत्सर्जित को बढ़ा देता है। अब डायूरेटिक खा लिए तो ये शरीर में कहीं भी पानी रहेगा, है पानी आवा पानी आवा पानी आवा, सबको उठा के क्या कर देगा, दे देगा। हाला किडनी को देगा, किडनी फिल्टर करके जो अशुद्ध आयन रहेंगे उसको बाहर कर देंगे। ठीक है, तो ये होगा। अब ये हमारी गंदगी को दूर करने के लिए, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, रास मैकेनिज्म को मेंटेन करने के लिए, डायबिटीज में बहुत सारी चीज़ों में दिया जाता है। अब इसका क्लासिफिकेशन तुम्हारे पास है, डायूटिक दो सब्सटेंस विच आर इंक्रीज द फ्लो ऑफ, यार डायूटिक बहुत करेक्ट है, इतना लिख देवा तो टीचर कही है ला मर दे, नंबर है नंबर। ठीक है, क्लासिफिकेशन में देखा जाए तो क्या होता है, लूप डायूरेटिक, दूसरा थियाजाइड आता है, और तुम्हारे पास क्या हो जाता है, वीक डायूरेटिक आता है। ठीक है, अब लूप डायूरेटिक तुम्हारे पास क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं इसका एग्जाम्पल, जिसे अब एक्चुअल में ये समझने से पहले थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लीजिए। ठीक है, इसके पहले जो हमारे पास यूरिन का फ्लो होता है, देखिए हमारे शरीर के अंदर ऐसे नेफ्रॉन होता है। ठीक है, ठीक है, जैसे हमारे पास नेफ्रॉन होता है। ठीक है, थोड़ा सा सही नहीं बनेगा बट आप मैनेज करिएगा। ठीक है, ऐसे तुम्हारे पास क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। ठीक है, यहाँ पर चला आता है, ये हमारे पास नेफ्रॉन होता है, इसमें तुम्हारे पास एक से अशुद्ध ब्लड जाता है। ठीक है, अशुद्ध ब्लड जाता है और यहाँ से फिल्टर होकर शुद्ध चला जाता है। तो अब इसको क्या बोलते हैं, बाउमैन कैप्सूल, इसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं, इसको पीसीटी बोलते हैं, पीसीटी प्रोक्सिमल कोलमेटर ट्यूब्यूल। ये जो ऐसे नुमा संरचना होता है उसी को क्या बोला जाता है, लूप ऑफ हेनले बोला जाता है, इसको डीसीटी यानी डिजिटल कन्वर्टर ट्यूब्यूल बोला जाता है। यहाँ पर आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है इस वाले रीजन पे जो दवाइयाँ काम करती है उसको लूप डायूरेटिक बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, फुरसामाइड हो जाएगा, और तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ब्यूटानाइड हो जाएगा, टोरसानाइड यानी टोरसामाइड हो जाएगा। तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे यहाँ से। ठीक, थियाजाइड में देखा जाए तो तुम्हारे पास मीडियम एफिकेसी, इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बेंजाथियाजाइड हो जाएगा, हाइड्रोक्सी क्लोरोथियाजाइड हो जाएगा, जाइपामाइड हो जाएगा। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपके थाइजाडाइड में, थियाजाइड में। वीक डायूरेटिक में आपको हम एक ट्रिक बताते हैं। देखिए एग्जाम में वीक डायूरेटिक में ये सब याद रहेगा तो अति उत्तम है। मान लेते नहीं याद रहेगा तो ये आप मत लिखिएगा, सीधे डायूरेटिक में देखो, वीक डायूरेटिक में जैसे ये सब दो एग्जाम्पल लिखा ना, तो यही उठा के एक दो एग्जाम्पल छाप देना, अपना काम हो जाएगा इजी से इजी वे में, बट याद है तो मस्त है। इसमें तुम्हारे पास वीक डायूरेटिक में तुम्हारे पास कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर आता है, जिसमें एसिटाजोलामाइड इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। पोटेशियम स्पार्किंग डायूरेटिक में तुम्हारे पास क्या होगा, स्पारोनलैक्टोन ठीक आता है, और तुम्हारे पास इप्लीरोनोन आता है। ठीक, ऑस्मोटिक डायूरेटिक में देखा जाए तो तुम्हारे पास मैनिटॉल आता है, आइसो ठीक है, आइसोसार्बाइड इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास इसके एग्जाम्पल और सारे चीज़ हो गए हैं। ठीक, तो हमसे देखिए क्वेश्चन ने पूछा था डायूरेटिक क्या होता है, क्लासिफिकेशन बस काम, मैनिटॉल वगैरह सब कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल चाहे जहाँ से आप लिख सकते हो, उसकी टेंशन ना करिए भाई। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा तीसरा नंबर क्वेश्चन कर दिया है, फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ द थायराइड हार्मोन, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो थायराइड हार्मोन होता है उसका फिजियोलॉजिकल रोल आपको लिखना पड़ेगा एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, थायराइड ग्लैंड के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो थायराइड ग्लैंड क्या होता है, कैसे होता है, इसको आपको अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा। तो क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले थायराइड ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं। थायराइड ग्लैंड की एक लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड होती है, लार्जेस्ट इंडोक्राइन में सबसे लार्जेस्ट होती है, ये मत सोचना दूसरा हो जाता है, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड होती है। इसका वेट देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, 25 ग्राम एक एडल्ट पर्सन, मतलब एक कोई एडल्ट अर्थात हेल्दी पर्सन रहे तो उसमें इसका वेट कितना होता है, 25 ग्राम होता है। अब इसका लोकेशन कहाँ होता है, एक्चुअल में ये पाया कहाँ जाता है, ये नेक रीजन पे बटरफ्लाई शेप का होता है, मतलब हमारे गर्दन वाले रीजन पे क्या कर देता है, ये पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, क्या लिख दिया जी, रेगुलेट ब्रीथिंग, ब्रेन एंड बॉडी मूवमेंट को ये कंट्रोल करता, सही है। ठीक है, एक हार्मोन होता है जो थायरॉक्सिन, ये हमारे बॉडी मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने का काम करता है। ब्रीथ में कोई ज़्यादा इसका रोल नहीं होता है।
ठीक है। नेक रीजन पर बटरफ्लाई शेप का होता है। अब इसका तुम्हारे पास स्ट्रक्चर, तुम्हारे पास प्यारा सा ऐसे स्ट्रक्चर बना देंगे। जैसे देखिए स्ट्रक्चर थोड़ा सा जगह घेर लेगा, इसके जरिए समझाने में भी आसानी होती है। देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक्चुअल में जो ये ब्लैक कलर का किया गया यही आपका एक्चुअल में थायराइड ग्लैंड है। ऊपर तुम्हारे पास लैरिंग्स, लैरिंग्स मतलब वॉइस बॉक्स होते हैं, ये आवाज़ निकालने में काम आते हैं। इसको बीच में एक तुम्हारे पास इस शेप का पोर्शन होता है जिसे इस्थमस बोला जाता है। इस वाले लोब को राइट थायराइड लोब, इस वाले को लेफ्ट थायराइड लोब बोलते हैं। और नीचे रिंग नुमा जो संरचना होती है इसको ट्रैकिया बोलते हैं। अभी आप फील कर सकते हैं अपने गले पे, ठीक है, गले पे देखेंगे रिंग नुमा संरचना होती है जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। तो आपके सामने दिया गया। अब कौन सा हार्मोन निकालता है, फिर इसका रोल यानी फंक्शन लिख देंगे, बस काम हो जाएगा। तो ये कितने हार्मोन निकालता है, हार्मोन देखा जाए तो थायरॉक्सिन हार्मोन निकालता है जिसे T4 के नाम से जाना जाता है। ठीक, उसके बाद ट्राई आइडोथायरोनिन होता है जो T3 के नाम से जानते हैं। और एक तुम्हारे पास हाँ T3T4 बोला जाता है। कैल्सीटोनिन हो जाएगा, हमारे तो एग्जैक्ट याद नाम नहीं रहे तो T3T4 लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा। कैल्सीटोनिन होता है एक ऐसा हार्मोन, ये मसल से, ठीक है, मसल से क्या कर देता है, कैल्शियम पकड़ के हड्डी में चिपकाने का काम करता है। अब इसका रोल यानी फंक्शन आपको लिख देना है। सबसे पहले लिखा है मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ावा देना। ये हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म रेट को मेंटेन करने का काम करते हैं। यदि ये सही से काम करेगा तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़िया से रहेगा, तो आपकी बॉडी ग्रोथ, डेवलपमेंट सब कुछ मस्त तरीके से होगा। रेगुलेट द बॉडी ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी इसी की होती है। लिखा ब्लड में कैल्शियम लेवल को बनाए रखना इसी की जिम्मेदारी होती है। किसकी मदद से, कैल्सीटोनिन की मदद से। कैल्सीटोनिन जो होता है एक तरह का पेप्सिन, हिंदी में लिखा, पेपर में हिंदी और इंग्लिश में लिख सकते हैं, यस सर, टारगेट विथ, हाँ टारगेट एग्जाम वाले साहब लिख सकते हैं भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स में लिख सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक, डाइजेशन में मदद करता है, हाँ डाइजेशन में मदद करता है। ठीक है, तब इसलिए हम डाइजेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, रिस्पायरेशन हो, इसलिए हम सीधे लिखते हैं मेटाबॉलिज्म। इसके अंदर लिखना चाहो तो डाइजेशन हो जाएगा, रिस्पायरेशन हो जाएगा, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन सब कुछ लिख सकते हो। ब्लड कैल्शियम, ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने की जिम्मेदारी थायराइड हार्मोन की होती है, क्योंकि ब्लड में जो तुम्हारे पास कैल्शियम लेवल होता है ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। ठीक है, यहाँ क्या लिख दिए, रैन में हेल्प करता, बारिश में, ब्रेन में, हाँ ब्रेन में हेल्प करता, जो इन नर्व इम्पल्स होते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह जनरेट कराने में मदद करता है। ठीक, तो ये होगा थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो आएगा तो सबसे पहले थायराइड ग्लैंड की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख देंगे, ये आप चित्र बना देंगे, ये हार्मोन निकलता और काम लिख के बस काम खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर देंगे, लिख देंगे आराम से। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है फिजियोलॉजिकल होता प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है इसको आपको लिखना पड़ेगा, इसको हम PDF में मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट पे आता है राइट नोट ऑन सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड पे आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा एकदम अच्छे तरीके से। देखिए सबसे पहले का सल्फोनामाइड एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, सल्फोनामाइड क्या होता है और इसका सर आप पढ़ा रहे हैं उसको नोट मिल जाए, हाँ मिल जाएगा भाई, आप कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, आप ही की सेवा के लिए बैठे हैं भाई, इसकी चिंता आप मत करिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले सल्फोनामाइड पे आपको क्या कर देना है, 60 नोट लिखना है। तो सल्फोनामाइड होता क्या, ठीक है, सल्फोनामाइड ड्रग्स, इसकी डिफिनेशन लिख देंगे, एक दो एग्जाम्पल लिख देंगे, काम हो जाएगा। तो आपके सामने ये दिया गया सल्फोनामाइड ड्रग्स के बारे में क्या लिख रखा है, सल्फोनामाइड ड्रग्स का क्या होता है। सल्फोनामाइड ड्रग्स एक प्रकार का सिंथेटिक एंटीबायोटिक होता है। अब एंटीबायोटिक के बारे में जान रहे तो हुर दीजिए एक पन्ना बढ़िया से। ठीक है, तो एंटीबायोटिक ड्रग्स ऐसी दवाई होती है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्या कर देती हैं, रोकती हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकती हैं उसको क्या बोलते हैं, यानी एंटीबायोटिक ड्रग्स बोलते हैं। जो बैक्टीरियल ग्रोथ को क्या कर देता भैया, रोकता है, उसको सल्फोनामाइड ड्रग्स बोलते हैं। सल्फोनामाइड ड्रग्स को आमतौर पर सल्फा ड्रग्स कहते हैं, आमतौर पर क्या बोला जाता है, इसे सल्फा ड्रग्स बोलते हैं, क्योंकि यह सल्फा ग्रुप से जुड़ा होता है। किससे ग्रुप से जुड़ा होता है, सल्फा ग्रुप से जुड़ा होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सल्फोनामाइड ड्रग्स बोलते हैं। ठीक है, बैड बैक्टीरिया को किल करता, हाँ ठीक है, जो हमारे शरीर के अंदर बैड बैक्टीरिया होते हैं उसको किल करने का काम करता है या इनहिबिट करने का काम करता है। ठीक है, ये होती है। तो इसमें लिखा सल्फोनामाइड ड्रग्स को आमतौर पर सल्फा ड्रग्स कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें सल्फा ग्रुप जुड़ा होता है, इसलिए सल्फोनामाइड ड्रग्स बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सल्फाडियाजीन हो जाएगा, सल्फाडियाजीन हो जाएगा और सल्फा एसिटामाइड हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, सल्फाडियाजीन हो जाएगा, ठीक, सल्फाडियाजीन हो जाएगा और डेप्सन हो जाएगा और तुम्हारे पास लिखा है कोट्रमाक्साजोल हो जाएगा। कोट्रमाजोल नहीं, कोट्रमाक्साजोल दिया गया है ये आपके सामने यहाँ से। ठीक, तो ये हो गया आपके बारे में।
ठीक, तो ये हो जाएगा सल्फोनामाइड ड्रग्स और इसका एग्जाम्पल, डिफिनेशन लिख देंगे, एक दो एग्जाम्पल लिख देंगे, काम हो जाएगा, नोट खत्म। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिख रखा है क्लासिफिकेशन, एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में लिखना पड़ेगा। एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में पूरा डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए एंटीवायरल ड्रग्स क्या होती है, ऐसी दवाइयाँ, ठीक है, ऐसी दवाइयाँ जो वायरस के ट्रीटमेंट में प्रयोग की जाती हैं। आपकी राइटिंग वेरी वेरी मस्त है मस्त है, वेरी 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 मस्त है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं भाई। ठीक, इसके लिए प्रैक्टिस, हम 9th में तो ऐसा लिखते थे, कोई टीचर नहीं समझ पाता था भाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में आपको अच्छे तरीके से डिफाइन कर देना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एंटीवायरल डिफिनेशन पहले लिखना पड़ेगा, फिर इसका क्लासिफिकेशन लिख देंगे 38 पेज नंबर। ये क्या हो गया, छठा नंबर क्वेश्चन है ना, छठा नंबर। ठीक है, 54 पेज नंबर। हम कहें यार कहाँ चल गए हो। ठीक है, तो ये आपके सामने एंटीवायरल ड्रग्स दिया गया है, ये आपके सामने एंटीवायरल ड्रग्स दिया गया। तो सबसे पहले एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में लिखेंगे, डिफिनेशन, एक दो एग्जाम्पल, बस काम खत्म, जितना पूछे उतना ही। ठीक है सर, नो होना बताइए क्या, हाँ सैक्लो भी हो जाएगा। ये सब याद रखने, बड़ी खतरनाक, 1 2 3 एग्जाम्पल बनने से लेते हैं, ऐसे तो बंदे रहेंगे तो यार फोड़ देंगे। तो एंटीवायरल ड्रग्स क्या होता है, अब देखिए जो ट्रिक बताए हैं, ऐसी दवाइयाँ जो वायरस के ट्रीटमेंट में उपयोग की जाती हैं उसी को एंटीवायरल ड्रग्स बोलते हैं, बस काम खत्म। तो लिखेंगे ऐसी दवाइयाँ जिसका उपयोग वायरस के ट्रीटमेंट में किया जाता है उसे एंटीवायरल ड्रग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीवायरल एजेंट बोलते हैं। ठीक, वायरस क्या होता है, वायरस लिविंग तथा नॉन लिविंग के बीच की कड़ी होती है। अब ये क्या होता है, जैसे मान लेते फॉर एग्जांपल ये पेन वायरस है, अब लाखों साल तक ऐसा पड़ा रहेगा तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, बट ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा, किसकी, नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा, बट हमारे कांटेक्ट में आते ही लिविंग की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, हमारे पास लिविंग की तरह बिहेव करेगा, तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, लिविंग तथा नॉन लिविंग के बीच की कड़ी माना जाता है, लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कड़ी माना जाता है। नेक्स्ट में क्या लिखा, वायरस के पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता, ये प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। ठीक, वायरस को ग्रो करने के लिए किसी होस्ट की ज़रूरत होती है। होस्ट मतलब क्या होता है, जैसे अभी हम मान लेते वायरस है, तो हमें ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, अपने आप को खाना नहीं बनाएंगे, बैठे रहेंगे, अन्ना भाई सकता है, तो आपके घर जाएंगे, कहेंगे चाय लाओ, पानी लाओ, ये सब, तो आप हमारे लिए होस्ट हैं। ठीक, आप हमारे लिए होस्ट हैं और आपके लिए हम क्या है, गेस्ट की तरह काम कर रहे थे। तो यानी जब वायरस किसी के शरीर में जाएगा, ठीक है, किसी के शरीर में जाएगा तभी ग्रोथ करेगा, नहीं तो ग्रोथ नहीं करेगा। तो ये लिखा, वायरस को ग्रो करने के लिए आपको एक होस्ट चाहिए आराम से। क्लासिफिकेशन देखा जाए तो 3 में क्लासिफिकेशन किया गया, एंटी हर्पिस वायरस, दूसरा एग्जाम्पल तुम्हारे पास दिया गया, एंटी रिट्रो वायरस एग्जाम्पल, एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस एग्जाम्पल। अब एक एक समझते हैं। एंटी हर्पिस वायरस का एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास एसेक्लोवीर हो जाएगा, एसेक्लोवीर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है फेमसीक्लोवीर हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। एंटी रिट्रो वायरस के अंतर्गत तुम्हारे पास क्या लिखा है, जोडोव्यूडाडीन आता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास कौन एग्जाम्पल रहता है, डेलाविरिडीन आता है, इसका एग्जाम्पल आराम से दिया गया है। एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस, ऐसे वायरस जो इन्फ्लुएंजा में अगेंस्ट वर्क करते हैं, इसमें तो रीबा, ठीक है, रीबाविरिन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, लेमीवुडीन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये आपके सामने एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, कौन कौन से यहाँ पर एग्जाम्पल 2-3 याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल, ये सब तुम्हारे पास, ये सबसे ज़्यादा उपयोग किए गए थे कोरोना वायरस में। रेमडेसिविर तो भर भर के उपयोग करते, मैनकाइंड की एक दवा आती थी, इसमें प्रयोग किया जाता था। ठीक, ये एंटीवायरल ड्रग्स हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ भाई, 7वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या दे रखा है, प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी एंड इन्फेक्शन, इसको भी हम पीडीएफ में इंक्लूडेड कर देंगे, अब इसको ऐसे रहने देते हैं। क्या दे रखा है, देखिए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी इन्फेक्शन, किसी पर्सन को कीमोथेरेपी इन्फेक्शन हो गया तो उसको सही करने के लिए दवा हम जो कैसे करते हैं उसको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट में 8वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में पूरा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। अब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये लिख रखा है जिसे हम NSAID के नाम से जानते हैं, इसका फुल नेम भी याद रखिएगा। क्या लिख रखा है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट, इसका डिफिनेशन बताइए, क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल, नमस्ते, काम खत्म। ठीक है, देखिए ऐसे आपको सटीक लिखना है और याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिख रखा है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग एक ऐसी दवा है
जिसका उपयोग सूजन कामा दर्द कामा बुखार के लिए उपयोग किया जाता है उसी को नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं। ठीक, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? किसी पर्सन का सर दर्द हो रहा तब, गठिया दर्द कर रहा है तब, चोट लगी हो तब, फीवर हेडेक इन्फ्लामेशन ईटीसी में यूज किया जाता है। करेक्ट भाई, ठीक है। तो ये क्या लिखा? सर दर्द, गठिया, चोट, मानसिक धर्म। मानसिक धर्म में जैसे किसी फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा तो उसके दौरान तगड़ा दर्द होता है तो उनको भी ट्रीटमेंट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। वो तो मानसिक धर्म आदि अन्य स्थितियों में से हम इसका उपयोग किया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स बोलते हैं। ये आपके सामने क्लासिफिकेशन दिया गया है। पहले क्लासिफिकेशन में नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर आता है। क्या? नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर आता है। दूसरा सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर आता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन आता है जो आपके सामने दिया गया है। नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर में तुम्हारे पास कौन एग्जांपल आता है? एस्पिरिन आता है, आइबुप्रोफेन आता है, डाइक्लोफेनाक आता है, मेफनामिक एसिड आता है, एक्साइक्लोफेनाक आता है। तो ये सब तुम्हारे पास एग्जांपल दिए गए हैं। सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर में तुम्हारे पास क्या हो जाता है? सेलेकॉक्स भी आता है और मेलेक्जिकैम आता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर एनाल्जेसिक मतलब थोड़ा बहुत दर्द हो, थोड़ा बहुत पायरेटिक मतलब बुखार हो, थोड़ा बहुत इन्फ्लामेशन हो, तो उसमें हम सब क्या कर सकते हैं? ठीक है सर, 2024 में भी ये सब पूछा था। हाँ, इसीलिए बोलते हैं आप सही से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो बढ़िया से फंसेगा। ठीक, इसीलिए 2-3 साल का पेपर एनालिसिस कर लीजिए ना तो अब फोड़ के आ जाएंगे। इसमें पैरासीटामोल इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये आपके सामने देखिए यहाँ से आपका, ठीक है, ये हो गया, ये क्लासिफिकेशन हो गया और एग्जाम्पल आप है। ठीक है, यहाँ पर नॉन स्टेरॉयडल एंटी मतलब इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का पूरा एग्जाम्पल हमने ले लिया। ये आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। तो 1 नंबर में पूछ लेगा ये सारा चीज़ें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? डिफाइन ग्लाइकोमा। ग्लाइकोमा को आपको अच्छे तरीके से क्या करना पड़ेगा? डिफाइन करना पड़ेगा। अब ग्लाइकोमा क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। क्या लिख रखा है जी? ड्रग्स, नोट ऑन ड्रग्स यूज इन द ग्लाइकोमा। ग्लाइकोमा में कौन सा ड्रग्स यूज करते हैं इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। 9 नंबर चैप्टर। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन ग्लाइकोमा के बारे में। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है, HAP 64 पेज नंबर। ठीक है, तो ग्लाइकोमा क्या होता है इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में लिख देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके बारे में। ठीक है, तो ये सामने दे रखा ग्लाइकोमा क्या होता है। ग्लाइकोमा क्या होता है? ठीक है, इसमें एग्जाम्पल यानी ड्रग्स उपयोग होती है, अभी हम आपको बता देंगे। देखिए, ग्लाइकोमा एक आई डिजीज है। ग्लाइकोमा देखा जाए तो आँख में होने वाली बीमारी है। ग्लाइकोमा में, ठीक है, आँख के अंदर दाब यानी कौन सा दाब? इंट्रा ऑकुलर प्रेशर सामान्य से क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उसको क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को ग्लाइकोमा बोलते हैं। एक्चुअल में होता क्या, देखिए हम आपको बताते हैं इंट्रा ऑकुलर प्रेशर कैसे इंक्रीज होता है। ठीक है, आपको यहाँ से थोड़ा सा हम नॉलेज दे देते हैं। देखिए, ये हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास आंखें हो जाएंगी। ठीक है, ये हो गया, ये आपके पास लेंस हो गया। देखिए, ये लेंस हो गया, इसमें जो फ्लूइड रहता है उसको विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। विट्रस ह्यूमर, इसके अंदर जो लिक्विड रहता है उसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। ये 2 ह्यूमर रहता है। यहाँ से हमारे पास ऐसे नसें जाती हैं, जो नस जाती है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिक। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी? ऑप्टिक नर्व होती हैं। ठीक है, ऑप्टिक नर्व। अब इसका जो देखिए, इसका जो प्रेशर इस पे पड़ता है और इसका प्रेशर इस पे पड़ता है, तो यहाँ से नर्व जो आती है, नसें जो आती हैं वो दबने लगती हैं। तो अब बताओ, दबने लगेंगे तो ऑप्टिक नर्व यदि डैमेज होगा तो ब्रेन तक जो मैसेज ले जाता है वो ले ही नहीं पाएगा, तो हमें दिक्कत हो जाएगी ग्लाइकोमा। तो उस कंडीशन को ही ग्लाइकोमा बोलते हैं। तो क्या लिख रखा है? ग्लाइकोमा में आँख के अंदर यानी इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? IOP बोलते हैं। ठीक है, सामान्य से बढ़ जाता तो इस कंडीशन को ग्लाइकोमा कहते हैं। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोमा बोलते हैं। ग्लाइकोमा में, ठीक है, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर बढ़ने से ऑप्टिक नर्व डैमेज होने लगती। क्या कर देती? बोले ऑप्टिक नर्व डैमेज होने लगती, जिससे जो भी चीज़ ब्रेन को चाहिए वो मिल ही नहीं पाएगा, तो हमारे पास विजन में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक, तो ये ग्लाइकोमा कंडीशन दिया गया है। साइन और सिम्टम देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या लिखना पड़ेगा? देखिए, साइन और सिम्टम देखा जाए तो हमारे पास इसका तुम्हारे पास विजन ब्लर होगा, मतलब देखेंगे तो आपको ब्लर दिखेगा, आंखों में दर्द होगा, लालिमा हो जाएगा और सर दर्द हो जाएगा। ये सब सिम्टम देखे तो समझो ग्लाइकोमा का कंडीशन हो चुका है। प्रिवेंशन कैसे करेंगे? ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेंगे, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेंगे, उससे अपने आप सही हो जाएगा। चश्मे का प्रयोग करेंगे और नेत्र चिकित्सक किसी डॉक्टर को दिखाएंगे। इसमें एग्जाम्पल तुम्हारे पास लिख रखा है टीमोलॉल, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, और तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? मेथाइल सेलुलोज होता है। क्या होता है? मेथाइल
सेलुलोज होता है, ये सब जो तुम्हारे पास होती है टीमोलॉर में उपयोग की जाती है। मतलब आंख में डालने वाला ड्रॉप एक दो आपको यहाँ पर लिख देना जो तुम्हारे पास ग्लाइकोमा में उपयोग होता है। ठीक, तो ये हो गया इनके बारे में 9 नंबर। 10 नंबर क्या क्वेश्चन दिया गया, अब चलते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं लग्जेटिव एंड परगेटिव के बारे में आपको बताना पड़ेगा। कितना लग्जेटिव क्या होता है, परगेटिव। अब ये तो भाई कितनी बार आप पढ़े होंगे, तो धज्जिया उड़ा दिए होंगे पढ़ पढ़ के, इतनी बार आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले क्या लिख रखा, लग्जेटिव क्या होता है, उसके बाद परगेटिव को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो लग्जेटिव और परगेटिव क्या होता है इसके बारे में हम आपको दिखाते हैं। ठीक, तो ये आपके सामने दिया लग्जेटिव एंड परगेटिव। ठीक, तो अब लग्जेटिव क्या होता है, लग्जेटिव एक विशेष प्रकार की दवा है। इसका उपयोग मल को सॉफ्ट, मतलब जो हमारा पास टॉयलेट होता है, लैट्रिन होता है, उसको सॉफ्ट कर देगा। जब सॉफ्ट हो जाएगा तो पेट साफ करने, कब्ज जैसी समस्या को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको लग्जेटिव बोलते हैं। सिंपल सा, ऐसी दवाइयाँ जो हमारे मल को थोड़ा सा क्या कर दे, सॉफ्ट कर दे। बताओ सॉफ्ट कर देगा तो हमारी इंटेस्टाइन से आराम से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो पेट सफा, कब्ज जैसी समस्या को ठीक करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, उस दवा को हम लैक्जेटिव बोलते हैं। लैक्जेटिव की मात्रा बढ़ा देने पर लूज मोशन तथा डायरिया का चांस बन सकता है, इसलिए लैक्जेटिव ज़्यादा अमाउंट में नहीं खाया जाता है। ठीक, इसका एग्जाम्पल मिल्क, मैग्नीशिया, ये सब गोल होता है। ये GH रहेगा जी। ठीक है, अब इसको जब देखेंगे ना फार्माकोलॉजी में आप अच्छे तरीके से देखेंगे, फार्माकोग्नोसी में फर्स्ट ईयर में। ठीक, आप देखे होंगे अच्छे तरीके से। ठीक, तो लग्जेटिव हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया यहाँ से। परगेटिव क्या होता है, लग्जेटिव की मात्रा अधिक कर देने पर परगेटिव हो जाता है। बहुत अधिक करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब लग्जेटिव की मात्रा अधिक कर दोगे तो कंडीशन को यानी परगेटिव कहते हैं। परगेटिव के उपयोग से पेट को पूरी तरह खाली करने के लिए किया जाता है। मतलब उस कंडीशन में दिया जाता है जब कब्ज तगड़ा हो गया, स्टूल टाइट हो गया, तो हम क्या कर देते हैं, जैसे लैक्टालूज हो गया, ये सब चीज़ उपयोग किया जाता है। कैस्टर आयल हो गया, ये पूरी तरह से हमारे पेट को, इंटेस्टाइन को, स्मॉल चाहे लार्ज, सबको एकदम से खाली कर देता है। तो लैक्जेटिव की मात्रा अधिक कर देने पर परगेटिव कहते हैं। परगेटिव का उपयोग पेट की पूरी तरह से खाली करने के लिए किया जाता है, इसको परगेटिव बोलते हैं। इसका उपयोग अक्सर डॉक्टरी यानी तुम्हारे पास डॉक्टरी प्रतिक्रिया सर्जरी से पहले किया जाता है। जैसे किसी पर्सन को सर्जरी करना है तो मान लेते पेट में टॉयलेट रहेगा तो एनेस्थीसिया दे जाएंगे, वाल ओपन खुल के वापस चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो उन बंदे को हम क्या कर देते हैं, परगेटिव दे के अपना काम हो जाता है। इसमें कैस्टर आयल हो जाएगा और लैक्टालूज हो जाएगा। ठीक, या अब लैक्टालूज कब दिया जाता है, जैसे किसी पर्सन को हमें ऑपरेशन करना है, क्या करना है बाबू, ऑपरेशन करना है, तो ऑपरेशन से पहले उनसे बोल दिया जाए कि 24 घंटा आप कुछ मत खाइए, तो नहीं खाते हैं। फिर ऑपरेशन कर दिया जाता है तो एनेस्थीसिया दे दिया जाता है। फिर उन्हें जब खाना खिलाया जाता है तो टॉयलेट नहीं होता, तो उन्हें लैक्टालूज वगैरह दे के फिर उनके मल को बहुत सॉफ्ट किया जाता है जिससे आराम से काम कर सकें, ये होता है। इसको यानी लग्जेटिव एंड परगेटिव हो गया। तो लग्जेटिव परगेटिव आएगा तो लग्जेटिव, और ये आपके सामने परगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है बाबू, नोट ऑन द आइडेंटिटी, यानी लिखा है इंडिकेशन ऑफ द बायोलॉजिकल एजेंट विथ एग्जाम्पल। अब बायोलॉजिकल एजेंट क्या होता है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए तो हमने पूरी तरह से क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया है किसको भैया, ठीक है, फार्मको, ठीक है, लॉजी को। ठीक, अब हम आते हैं इस पे पार्ट सी पे। पार्ट सी को आप कमेंट बॉक्स में धड़धड़ा के लिखिएगा जो भी आपको आ रहा है। क्या लिख रखा है, पहला क्वेश्चन, ड्रग्स आर एब्जॉर्ब इन द बॉडी, मतलब हमारे शरीर के अंदर किसके द्वारा होती है। तो इसमें देखा जाए तो ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन एक्टिव तथा पैसिव दोनों से होता है, बट यहाँ पर पैसिव देवा नहीं किया भाई। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या दे रखा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है, सिंपल डिफ्यूजन के भी द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोथ है NB, तो नन ऑफ दीज पे। ठीक है, यानी एब्जॉर्प्शन, यदि मोस्टली देखा जाए तो हमारे शरीर के अंदर ATP खर्च करके हमारे पास एब्जॉर्ब किया जाता है, बट उसमें यानी एक्चुअल में देखा जाए तो पैसिव प्रोसेस होता है। क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव बहुत रेयर होता है, तो इसीलिए तुम्हारे पास एक्टिव मत मारिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो नन ऑफ दीज पे हमने टिक मार दिया है। ठीक, एक्चुअल में पैसिव होता है, और कहीं कहीं देखेंगे किसी बुक में बोथ ऑफ दीज पे दिया रहता है। ठीक, कोई टेंशन नहीं, इसको हम AI से पूछ लेंगे। ठीक है भैया, AI बतावा क्या हुई आंसर। ठीक, स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया को डिवाइड किया गया। अभी बोले थे जनरल एनेस्थीसिया जो देखे थे कितने स्टेज में था, बोलिए जल्दी जल्दी बोलो भाई, ये तो भाई हलवा क्वेश्चन दिया गया। इसको 4 स्टेज में किया गया, 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज या 6, तो 4 पे क्या कर देंगे, टिक मार देंगे। नेक्स्ट में लिखा अनवांटेड ड्रग्स एक्शन आर नोन एज, मतलब जो अनवांटेड ड्रग्स होते हैं, मतलब दवा खा ली है वो अनवांटेड एक्शन करते हैं, उसको कहते हैं साइड इफेक्ट हो गया, तो साइड इफेक्ट पे टिक मार देंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेशन, मतलब ऐसी कौन सी दवा है जो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मसल को रिलैक्स करने में मदद करती है? डाइजापाम, तो डाइजापाम इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या लिख रखा? नाइट्रोग्लिसरीन इज यूज इन, नाइट्रोग्लिसरीन किस में यूज किया जाता है? हाइपरटेंशन में या एंजाइना पेक्टोरिस में, ओबेसिटी में या कैंसर में? तो हमारे पास क्या कर देंगे? एंजाइना पेक्टोरिस इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या लिखा? विच, ठीक है, विच इन एग्जाम्पल ऑफ द बिगुनाइड, बिगुनाइड का एग्जाम्पल कौन है? ग्ली, ठीक है, बिनिक्लेडामाइड दे रखा है, रिपा लिखा रखा, रिपा ग्लिनाइड दे रखा है, मेटफॉर्मिन दे रखा है, और ये दे रखा है रोसिग्लिटाजोन दे रखा। तब यानी इसका बिगुनाइड का एग्जाम्पल तुम्हारे पास मेटफॉर्मिन होता है जो शुगर की दवा होती है। चौथा क्वेश्चन के 7वां नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा? कार्बिमाजोल, कार्बिमाजोल का उपयोग यानी किसके ट्रीटमेंट में किया जाता है? हाइपरथायराइडिज्म में, किसी पर्सन को थायराइडिन ज़्यादा हो गया यानी थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा अमाउंट में निकला तो उसको ट्रीट करने के लिए कार्बामाजोल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में अमोनियम क्लोराइड इज यूज इन, अमोनियम क्लोराइड किसके लिए प्रयोग किया जाता है? एक्सपेक्टोरेंट के लिए प्रयोग किया जाता है, जो हमारे ब्लड यानी तो रिस्पिरेटरी ट्रैक में म्यूकस फिलअप है तो उसको साफ करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक, तो ये 8वां हो गया। 9वें क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा एम्फिटामिन, एम्फिटामिन हमारे यानी तुम्हारे पास क्या कर देता है? एम्फिटामिन यदि खा लेंगे तो हमारे भूख को कम करता है, तो क्या रखा? सप्रेस करता है या इंक्रीज करता है? हेपेटाइटिस मतलब भूख होता तो सप्रेस करता है। अल्बेंडाजोल, अल्बेंडाजोल, अब ये तो भाई हलवा क्वेश्चन है भाई। अल्बेंडाजोल इज यूज मतलब कौन सी ड्रग्स है? एंटी हेलमिंथस है या एंटी डायरियल? अब इसको कमेंट बॉक्स में देखिए कितने लोग लिख के दिखाते हैं। ठीक है, ये हलवा क्वेश्चन है। एट्रोपिन सल्फेट इज यूज, एट्रोपिन सल्फेट तो मेडियाटिक ड्रग्स के अंतर्गत रखा जाता है। क्या लिख रखा? मेडियाटिक ड्रग्स या मायोटिक ड्रग्स या सेडेटिव ड्रग्स या नन ऑफ दीज पे आते हैं। तो किस पे मारेंगे आप? मेडियाटिक ड्रग्स पे टिक मारेंगे। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है मॉर्फिन इज एन एग्जाम्पल, मॉर्फिन किसका एग्जाम्पल है? नार्कोटिक तथा नॉन नार्कोटिक। मॉर्फिन एक नार्कोटिक ड्रग्स है तो नार्कोटिक ड्रग्स पे आप टिक मार देंगे। ठीक, ये नार्कोटिक तथा साइकोटिक ड्रग्स के अंतर्गत आता है। मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, कैफीन हो गया, ये सारी चीज़ें। डाईफिनाल हाइड्राटोइन इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ, किसके लिए ट्रीटमेंट किया जाता है? एपिलिप्सी के हमारे पास किया जाता है। तो एपिलिप्सी, लेप्रेसी, तो एपिलिप्सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इज आल्सो नोन एज मैक्रोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्रोब्लास्टिक, याद रखना, माइक्रो नहीं, मैक्रोब्लास्टिक एनीमिया बोला जाता है। यानी मैक्रोसिस्टिक, ब्लास्टिक नहीं, मैक्रोसिस्टिक एनीमिया बोला जाता है, या कहीं कहीं मैक्रोब्लास्टिक भी लिखा तो उसका टेंशन मत लेना। ठीक, इंसुलिन इज एडमिनिस्ट्रेशन बाय, किस रूट के थ्रू दिया जाता है? अभी आपको बताए हैं इंट्रावेनस, इंट्राक्यूटिनियस। कौन किसके द्वारा दी जाते हैं? यहाँ पर ऑप्शन दिया इंट्रावेनस और इंट्राक्यूटिनियस। ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे। देखिए कितने लोग ऐसे हैं इसको लिख के दिखाते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड आर यूज द ट्रीटमेंट ऑफ, कॉर्टिकोस्टेरॉइड किसके ट्रीटमेंट में उपयोग किया जाता है? पहला दे रखा मलेरिया, ठीक है, पहला तुम्हारे पास दे रखा हमारे पास मलेरिया। दूसरा तुम्हारे पास लिखा स्टेटस अस्थमाइटिस, डायबिटीज या हाइपरटेंशन। तो स्टेटस अस्थमाइटिस को सही करने के लिए हार्मोन आर प्रोड्यूज, हार्मोन किससे प्रोड्यूज होता है? अब इसका भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे। हार्मोन इंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होता है, या तुम्हारे पास देखा जाए, ठीक है, इंडोक्राइन से होता है या एक्सोक्राइन ग्लैंड से होता है, या हार्ट से होता है या लीवर से। हार्ट और लीवर हम ब्रेक कर दिए, तोड़ दिए। अब बताओ कौन सा होगा, एक्सोक्राइन की इंडोक्राइन? इसको भी कमेंट बॉक्स में आप लिख के दिखाएंगे। ड्रग्स ऑफ द चॉइस इज ट्रीटमेंट ऑफ द कार्डियोजेनिक शॉक, मतलब कौन सी ऐसी दवा है जो तुम्हारे पास कार्डियोजेनिक, ईपी यानी ईपीनेफ्रिन, ये तो किया ही जाता है यूज, ठीक है, और डोपामिन भी किया जाता है, आइसोप्रोपोन लो, सब तो है। ऑल ऑफ दीज पे टिक मार दो भाई, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास इनो, गैलुसिक, डाइजीन और किस तरह का यानी ड्रग्स है? वो एंटासिड की ड्रग्स है, एंटी हिस्टामिन या एंटासिड या तुम्हारे पास डायूरेटिक। तो एंटासिड द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा रखा है क्लोरिड, ठीक है, सीफा क्लोरिड, सीफालो इस किस जनरेशन की? वो देखा जाए तो सेकेंड जनरेशन की दवा है, सेकेंड जनरेशन पे आप टिक मार देंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने पूरी तरह से क्या कर दिया है, A to Z यानी फार्माकोलॉजी को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब इसका जो बचा हुआ पोर्शन हमने PDF में मेंशन कर देंगे, ठीक है, मेंशन कर देंगे, और वहाँ से आप क्या कर देंगे, PDF मंगा के ओनली फॉर 25 रुपीज़ में आप पढ़ सकते हैं।
तो इस तरह से देखा जाए तो हमने पूरी तरह से क्या कर दिया, फार्माकोलॉजी को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। कल आएगा आपका लॉ एंड इथिक्स का हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों, ठीक। तो प्लीज़ उसको यानी देखना मत भूलिएगा। 2 साल का पेपर हम कराएंगे ना मज़े तरीके से, ठीक है, उसकी टेंशन ना लीजिए, ठीक। तो चलिए, अब कोई डाउट हो तो भैया आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि डाउट सर ये है और से क्या है, सब कुछ हम आपको क्लियर करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करिए भाई, ठीक है। देखें कितने लोग ऐसे हैं, कोई भी डाउट हो पूछ सकते भाई, बोलिए, ठीक, बोलिए कोई डाउट हो, ठीक है, तो उसको हम क्लियर कर देंगे आराम से, आप बोलते रहिए, ठीक है। क्या बोल दिए सर, फार्माकोलॉजी का ड्रग्स कैसे याद करें, फार्माकोलॉजी का ड्रग्स कम से कम देखिए लिख कर, ठीक है, लिख कर आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, एग्जाम्पल में कम से कम, जैसे क्लासिफिकेशन आप कर रहे हैं कोई भी एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल पे मान लेते हैं हमने एंटीकोगुलेंट दिया गया, तो इतना दवा नया याद रखिए, केवल एक एक दो दो, जैसे हिमेटेनिस दिया गया ना, तो एक एक दो दवा आपको याद रखनी है, आपसे कम से कम 1 से 2 दवाइयाँ, जैसे ज़्यादा दिया तो 1-2 दवाइयाँ नहीं, ठीक, कम से कम 1-2 दवा याद रखिए। और ऐसी दवाइयाँ याद रखिए, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो लगभग कॉमन होती है, उसको तो एग्जैक्ट याद रख लीजिए, कम से कम 1-2 ड्रग्स आपको याद रखना पड़ेगा। उसके लिए क्लासिफिकेशन नहीं सुंदर लिखते हैं, गूंज के लिखिए, बट अपनी भाषा में लिखिए, आज ही से लिखना स्टार्ट, आप जो लिखे रहेंगे वही एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। और क्या लिखा, कॉपी कितने पेज होती है, कॉपी एक्चुअल में देखा जाए तो 32 पेज की होती है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लॉन्ग वाला कम से कम 1.5 से 2 पेज में लिखना, कितना, 1.5 से 2 पेज, और शॉर्ट वाला आधा पेज से 1 पेज में लिखना पड़ता है, कितना, आधा पेज से 1 पेज लिखना पड़ता है। और कोई डाउट, ठीक है, वो सब लास्ट में बताएंगे आपको, हेडिंग वगैरह कैसे डालनी है, वो सब हम क्लियर करने के लिए देखिए आपको लास्ट में एक रामबाण बताएंगे भाई, ठीक है। यदि मान लीजिए कुछ भी नहीं आता तो कैसे करना वो भी हम सब कुछ बता देंगे, ठीक। तो चलिए, और कोई डाउट सर बताइए, कॉपी हो गया, एक बार हम देख लेते हैं डाउट क्या क्या है, ठीक है। बीटा ब्लॉकर सर अपना नंबर दीजिए, इसी के डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे, वहाँ से आप कोई भी नोट मंगा सकते हैं, ठीक है। और कोई है, सर क्या ले रखे हैं, अच्छी राइटिंग, अच्छी बात है भाई, ठीक है। नोट कहाँ से मिलेगा, नोट ऑलरेडी बता दिए कैसे मिलेगा। और कोई डाउट है, कॉपी कितने पे लिख सकते हैं, तो ये सब चीज़ हो गई है। और कोई डाउट हो तो बोलिए, ठीक है, ज़्यादा टाइम हो गया भाई मोस्ट ऑफ द पर्सन सो गए होंगे, ठीक है भाई। देखिए 1 महीना कम से कम बल भर मेहनत कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि बैक वैक लग जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई, ठीक है। इन्वायरमेंटल साइंस का भी तैयारी कराएंगे, यस सर, ठीक है, तैयारी कराएंगे। अब इन्वायरमेंटल एजुकेशन का, डिजास्टर मैनेजमेंट का एटलीस्ट देखते हैं, कल देखते हैं, कल हो सकेगा तो हम पिट देंगे उसको भी, ठीक है। दोनों साल का एक ही सार मार देंगे, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मार देंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बट अपना कमेंट अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर थोड़ा सा कुछ कमियां रह गई हो तो उसको पूरा करिए, क्योंकि देखिए आदमी पूरा दुनिया में परफेक्ट नहीं होता, उसे कोई ना कोई बताता अपने अंदर जो, ठीक है, प्यूरिफिकेशन करता, प्यूरिफिकेशन मतलब डेवलपमेंट करता है तो सही रहता है, ठीक। तो चलिए आज की बस ये इतना ही, ठीक है। टेक केयर, अपना और अपनों का हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट।